अब देखो, मैंने एक बात आपको पहले ही बताई कि जो हम लोग जिनमें मानवीय हस्तक्षेप है या जो हमारे घर में, मोहल्ले में, गली में, पार्क में जो पेड़ लगे हुए हैं वो बच्चों प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। जैसे रेगिस्तान के इलाके में चले जाओ तो वहां पेड़ पौधे कम हैं या पेड़ पौधे ना के बराबर है, तो वहां पर जीव जंतु भी ना के बराबर आप उंगलियों पर वहां गिन सकते हो। ये जस्ट बस थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों, ठीक है। मैप बना के आपको थोड़ा सा चीज समझा देते हैं ताकि आप अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाओ। ये हमारा प्यारा भारत है बच्चों। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर में। बच्चों, आज हम 9th क्लास के भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों आप सभी लोग ये समझोगे कि जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उनका क्या महत्व है हमारे लिए। और हम साथ में बच्चों ये भी समझोगे आप लोग कि बच्चों जो हमारे भारत में की जो रैंकिंग है पूरे विश्व में कितनी है, और अगर हम बात करें तो भारत में क्या एनिमल्स यानी जो प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य जीव है उनकी क्या विविधता पाई जाती है या कौन कौन से पशु पक्षी मिलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इसको, ये समझ नहीं आता बच्चों को शुरुआत में कि हम प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आज का जो चैप्टर है ना, आज की जो चैप्टर है आज के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि 9th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं ज्योग्राफी में, इवन हिस्ट्री में, इवन पॉलिटी में, इवन इकोनॉमी में, या हम बात करें राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र है ना, इतिहास, सभी में बच्चों क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर है। क्योंकि अगर आप कभी भविष्य में प्रिपरेशन करते हो तो आपको ज्योग्राफी में यही सारी चीजें पूछी जाती है, हिस्ट्री में यही सारी चीजें इतिहास में पूछी जाती हैं और राजनीति विज्ञान में भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 9th का। और अगर 9th आपने अच्छे से किया मेरे लाल लालियो तो आपके लिए 10th बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 10th जो है का जो फाउंडेशन है बच्चों, अगर हम बात करें 10th का फाउंडेशन या बेस जो है वो 9th है। 9th की चीजें कनेक्टेड है आगे 10th में, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़े बच्चों। चलो तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि चैप्टर की 5th चैप्टर है ये, और ये जो चैप्टर है बच्चों ये यूपी एंड बिहार दोनों ही बोर्ड्स के बच्चों के लिए क्या है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा। चलो अब हम बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले मेरे लाल और मेरे लालियों हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, है ना। अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है तो आपको बताना होगा। देखो हम सभी ये जानते हैं कि वनस्पति क्या होती है, मतलब जो हमारे आसपास पेड़ पौधे उग रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वनस्पति, उन्हें हम कहते हैं बच्चों वनस्पति। लेकिन प्राकृतिक का मतलब क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक का मतलब होता है बच्चों कि जो मानव की सहायता के बिना अपने आप विकसित हो रहे हैं और जो मानव के प्रभाव के बिना काफी लंबे समय से बच्चों, जो काफी लंबे समय से क्या है मानव के प्रभाव से क्या है वंचित है या मानव के प्रभाव के बिना विकसित हो रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो यह है बच्चों कि जिनका विकास बच्चों मानव की सहायता के बिना हो रहा है, जिन पेड़ पौधों का, और काफी लंबे समय से वो मानव के प्रभाव से क्या है बच्चों वंचित हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। हाँ आप समझना होगा बच्चों कि हम हर प्रकार के वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति नहीं कह सकते। हमारे घर में लगा हुआ पेड़ प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, गली मोहल्ले में लगा हुआ पेड़ प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है बच्चों कि जो काफी लंबे समय से मानवीय प्रभाव से क्या है बच्चों वंचित है या मानवीय प्रभाव के बिना बच्चों क्या रहा है विकसित हो रहा है, और जिनका विकास क्या है मानव की सहायता के बिना हो रहा है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे आपके घर में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, जो फूल लगे होते हैं, वो बच्चों प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, क्योंकि उनमें क्या है वो मानवीय हस्तक्षेप है। उनमें हमने घर में लगाया है, उनमें हम पानी दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें उनमें हम खाद दे रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो वो क्या है वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है बात। तो अब हम यहां पे पढ़ेंगे, देखो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ, ध्यान से पढ़ते चलना। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय से बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। मैंने यही बताया आपको कि जो बिना मानवीय सहायता की क्या है बच्चों पैदा होता है अपने आप, और जो बिना मानवीय, ठीक है, हस्तक्षेप के
अपने आप क्या कर रहा है बच्चों, प्राकृतिक रूप से क्या है बच्चों, विकसित हो रहा है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, अब हम बच्चों एक चीज समझना है बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति को बच्चों एक दूसरा नाम भी होता है उसका, उसको कहते हैं बच्चों अछत वनस्पति या वर्जिन वनस्पति। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति को ही बच्चों क्या कहा जाता है, अछत, या अगर हम बात करें ब्रैकेट में वर्जिन वनस्पति भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत जगह पर वर्जिन लिखा होगा, बहुत जगह पर अछत लिखा होता है, आपकी एनसीईआरटी में बच्चों अछत ही लिखा हुआ है, तो मैंने दोनों ही शब्द लिख दिए हैं ताकि अगर कभी पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखो मैंने एक बात आपको पहले ही बताई कि जो हम लोग जिनमें मानवीय हस्तक्षेप है या जो हमारे घर में, मोहल्ले में, गली में, पार्क में जो पेड़ लगे हुए हैं वो बच्चों प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, या जो हम कृषि का कार्य कर रहे हैं वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है बच्चों। फसलें हैं, फल है, बागान है, ये वनस्पति तो है लेकिन ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। देखो विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, ठीक है, फल, बागान वनस्पति का भाग तो है परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है बच्चों। क्या है बच्चों, ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है मेरे लाल ललियो। ठीक है ना, प्राकृतिक वनस्पति तो वही है जो जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप विकसित हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, और अगर हम फसलें की बात करें, फल की बात करें, बागान की बात करें, तो इन सब में मानवीय हस्तक्षेप होता है। फसलें तो मानव उगा रहा है ना बच्चों, वही सोकर, वही बोने का काम कर रहा है, वही काटने का काम कर रहा है, तो फिर वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ जाए मेरे लाल लालियो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो समझते हैं जो वर्जिन वनस्पति है या जो अछत वनस्पति है उनके प्रकार की बात करते हैं बच्चों। देखो उनकी जो हम वर्जिन या अछत वनस्पति की जब हम बात करते हैं तो इनके निवास के आधार पर क्या है बच्चों, ये दो प्रकार की होती है। वर्जिन या अछत वनस्पति निवास के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं बच्चों देशज या स्थानिक वनस्पति, दूसरे को कहते हैं विदेशी वनस्पति। पहला क्या है बच्चों, पहला नाम जानो, स्थानिक, इसी को बच्चों क्या कहा जाता है, इसी का एक और नाम होता है देशज, इसी का और नाम होता है एक देशज। और विदेशी, स्थानिक का या देशज का मतलब क्या है, मतलब जो बच्चों क्या है, जो उसी जिस देश में वो है उसी देश की वो क्या बच्चों पूर्णता वहीं पाई जाती है, मतलब वो वहां ही उग रही, वो कहीं बाहर से नहीं लाई गई है, वो बहुत लंबे समय से या जब से है बच्चों यहां पर वो वनस्पति तब से वो यहीं पर है, कहीं बाहर से नहीं लाई गई, उसे क्या कहेंगे बच्चों, देशज या स्थानिक वनस्पति। जैसे बच्चों आम का पेड़, भारत में जो आम है बच्चों वो क्या है बच्चों, वो देशज है, या भारत में क्या है वो स्थानिक है। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत के अलावा ये पेड़ पौधे कहीं नहीं पाए जाते, मतलब स्थानिक या देशज का मतलब होता है कि उनको बाहर से कहीं नहीं लाया गया, किसी बाहर देश से नहीं लाया गया उन पौधों को, वो भारत में ही थे और भारत में ही विकसित हो रहे, बड़े हो रहे थे। ठीक है, तो इन्हें क्या कहेंगे बच्चों, स्थानिक या देशज, जो पूर्णता क्या है बच्चों देशी, जिन्हें कहीं बाहर से नहीं लाया गया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आम का पेड़ बच्चों हमारे यहां, बल्कि हम लोग आम क्या करते हैं, बाहर के देशों को क्या बच्चों निर्यात करते हैं। जैसे अमेरिका को बच्चों आम का निर्यात करते हैं, ब्राजील को आम का निर्यात करते हैं, बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, वहां उन देशों को क्या है बच्चों, हम आम का क्या बच्चों निर्यात करते हैं। तो आम उनके यहाँ बच्चों क्या है, देशज नहीं है बच्चों, उनके यहाँ बच्चों देशज नहीं है, मतलब हालांकि वहां आम की खेती बाड़ी भी नहीं होती क्योंकि उस तरीके क्लाइमेट या जलवायु वहां नहीं है। ठीक है, तो आम हमारे लिए क्या है, हमारे देश का क्या है, देशज है। इसी तरह बच्चों साल का पेड़ बच्चों, साल एक पेड़ है, आगे भी हम इसकी डिस्कस करेंगे, इसकी बात करेंगे मेरे लाल लालियो। तो साल क्या बच्चों, ये देशज है बच्चों, ये स्थानिक है, ये भारत में ही पाए जाते हैं, भारत में ही नहीं बच्चों, भारत के अलावा भी कई देशों में पाए जाते हैं, लेकिन ये भारत के हैं मूल। ठीक है, और इनको कहीं बाहर से नहीं लाया गया। ठीक है, दूसरा विदेशी, विदेशी मतलब क्या होता है बच्चों, वो जिनको जो काफी लंबे समय पहले क्या है वो किसी अन्य देश में लाए गए, किसी अन्य देश से लाए गए। जैसे देखो जो बहुत लंबे पहले किसी अन्य स्थान से लाए गए हैं। जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब पुर्तगाली कंपनी भारत आए, जब यूरोप के कई देश व्यापारिक कंपनी के रूप में जब भारत आए तो उसमें पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत में। पुर्तगाली जब भारत आए तो वो बच्चों तंबाकू लेकर आए, टेबेको जिसको है ना, वो आलू की फसल लेकर आए। ठीक है, अब आलू और तंबाकू, और अगर हम बात करें अनानास बच्चों, पाइनएप्पल जिसको आप कहते हो, ये सब बच्चों फसलें जो है ये हमारे भारत की देश से नहीं है, ये हमारे भारत में बहुत समय पहले क्या है पुर्तगाल से लाई गई थी। जैसे टबोको है, आलू है, अमरूद है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये अनानास है, ये सब फसलें कैसी बच्चों, ये विदेशी फसलें, ये हमारे देश में पहले नहीं थी। बाद में जब बहुत 16वीं सेंचुरी के आसपास, या हम बात करें 16वीं सेंचुरी के आसपास, जब
ब्रिटिश यूरोपियन कंट्रीज जो भारत में आई तो वो अपने साथ बहुत सारी फसलें लेकर आई, ठीक है। तो वहां पर अब वो फसलें क्या है भारत में भी उगाई जा रही, जैसे तंबाकू की भी हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है, अनानास का भी उत्पादन हो रहा है बच्चों, अमरूद का भी हो रहा है, आलू का भी उत्पादन हो रहा है बच्चों। तो लेकिन ये फसलें मूलतः भारत की नहीं है, ये बाहर से लाई गई थी पहले, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये विदेशी है। जैसे मैंने आपको देखो यहाँ एक तंबाकू की इमेज लगा रखी है, दूसरा अनानास की बच्चों, ठीक है। तंबाकू देखो ऐसे खेती की जाती है तंबाकू की, ठीक है, और इसके लिए आपको लाइसेंस वाइसेंस वगैरह वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया देशज कौन सी है जो किसी देश की मूल है, और विदेशी मतलब क्या है जो बहुत लंबे समय पहले क्या है किसी अन्य देश से क्या है या किसी अन्य स्थान से क्या है किसी दूसरे स्थान में लाई गई है और अब वो वहां पर उनका उत्पादन हो रहा है। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो भारत में तंबाकू, अनानास, अमरूद और क्या करें अगर हम बात करें तो ये आलू, ये सब फसलें क्या है बच्चों, ये सब फसलें भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी और अब यहां पर उनका उत्पादन भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है। क्लियर बात बच्चों। तो वर्जिन वनस्पति के प्रकार की बात हम बात करें थे, स्थानिक और विदेशी, क्लियर है। इनका स्क्रीनशॉट भी लेते चलो मेरे लाल लालियो, इसका भी ले लो पहले स्क्रीनशॉट और फिर हम आप बात करेंगे बच्चों इसकी आगे, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब बच्चों फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा फौना, अब बहुत ज्यादा शब्द का यूज सुनते होगा, हालांकि ज्योग्राफी आपने बायोलॉजी में इसको पढ़ा होगा, है ना, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। तो फ्लोरा और फौना क्या होता है बच्चों, फ्लोरा मतलब देखो फ्लोरा फूल, फूल मतलब फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है बच्चों, किसी स्थान या काल में जो भी पेड़ पौधे जो विकसित हो रहे हैं ना उसे फ्लोरा कहते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे फ्लोरा शब्द का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र या काल के पौधों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे यहां पर देखो बहुत सारे मैंने पेड़ पौधे, अब उसमें एक चीज समझना बच्चों, जब हम फ्लोरा शब्द की यूज करते हैं तो उसमें झाड़ियां भी आती हैं, उसमें बड़े बड़े पेड़ भी आते हैं, उसमें फूल भी आते हैं, उसमें हर तरीके की जो भी पेड़ पौधे हैं वो हर तरीके की चीज आ जाती है फ्लोरा के अंदर, ठीक है। ये बात याद रखना, मतलब ये मत सोचना कि फ्लोरा के अंदर सिर्फ फूल के ही पेड़ पौधे आते हैं, नहीं, उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, जितनी भी प्रकार की पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, सब फ्लोरा के अंदर आ जाते हैं। फोना का मतलब क्या होता है बच्चों, फोना किसे दर्शाने के लिए, तो फोना जो है वो जीव जंतुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है, जंतुओं को दर्शाने के लिए, ठीक है, या जानवरों की प्रजातियों को फोना के रूप में संदर्भित किया जाता है, जानवरों की प्रजाति। अब वो चाहे बच्चों चाहे स्थल में रहने वाली हो चाहे जल में रहने वाली हो, वो सभी प्रकार की, ठीक है बच्चों, प्रजातियों के लिए यूज किया जाता है। और ये देखो बच्चों इसमें मैंने एक चिड़िया का भी दिया है, पेंगुइन है, ठीक है, फिर यहां पर देखो ये तो ये देखो ये पानी में रहने वाला भी है, ये आसमान में रहने वाला और स्थल पर रहने वाला, तीनों ही बच्चों क्या इसमें आ जाता है। फ्लोरा मतलब बच्चों पेड़ पौधे या वनस्पतियां जो है उनको फ्लोरा में कह देंगे, और फोना का मतलब क्या होता है जो जानवरों की जो प्रजातियां हैं उनको हम फोना में क्या है काउंट करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, ये तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। इसका भी क्या करो आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों, ले लिया, चलो अब हम बात करेंगे बच्चों आगे हम बात करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति। बच्चों भारत बच्चों अगर हम बात करें तो वनस्पति के क्षेत्र में या जीव जंतुओं के क्षेत्र में क्या बच्चों बहुत रिच है, बहुत धनी देश है। भारत में बहुत हजारों प्रकार की क्या बच्चों वनस्पतियां पाई जाती हैं, हजारों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं बच्चों। तो अब हम यही समझेंगे कि बच्चों भारत जो है वो प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों देखो हमारा देश भारत विश्व के 12 विशाल जैव विविधता वाले देशों में से एक है। जैव विविधता की जब हम बात करते हैं बच्चों, एक बात याद हमेशा रखना बच्चों, जब भी कभी हम जैव विविधता की बात करते हैं तो उसमें बच्चों पेड़ पौधे, ठीक है, और जीव जंतु दोनों ही आ जाते हैं जैव विविधता में, ठीक है। तो हमारा देश भारत बच्चों क्या है विश्व के 12 विशाल जैव विविधता वाले देशों में। अब 12 विशाल में कौन कौन आ जाते हैं बच्चों, तो कुछ के नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे ब्राजील है, जैसे पेरू है, जैसे अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, चाइना है, ठीक है, मेडागास्कर है, ठीक है। इस तरीके के जो देश है बच्चों ये क्या है, ये जैव विविधता वाले देशों में गिने जाते हैं, ठीक है। यहां पर मेगा डायवर्सिटी यानी बहुत ज्यादा डायवर्सिटी है बच्चों, और उन्हीं में बच्चों क्या है भारत भी एक देश है, और जो क्या है बच्चों 12वां विशाल है ना, 12 विशाल देशों में से एक है बच्चों, ठीक है। भारत की अगर हम सिचुएशन बात करें बच्चों तो लगभग 7वें नंबर पर आता है, ठीक है,
7वें नंबर पर आता है। अब उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस हमने कुछ आपको नाम बताया, उनको जान लो बच्चों। ठीक है, इधर लगभग अब देखो 47,000 पादप प्रजातियां। पादप मतलब बच्चों क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, पादप मतलब पेड़। ठीक है, कि जो बच्चों प्रजातियां पाए जाने के कारण भारत विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर बच्चों। विश्व में बच्चों अगर पादप प्रजातियों के नंबर में बात करें बच्चों, तो विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया में 4थे स्थान पर। इंडोनेशिया, मेडागास्कर, चाइना को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 देश ये हैं, बाकी चौथा भारत है। ठीक है, फिर देखो भारत में लगभग 15,000 फूलदार पौधे, वो पेड़ों की बात की गई थी, पेड़ की बात की गई थी। अब यहां फूलदार पौधे क्या है बच्चों, जो कि 15,000 प्रजाति है। ठीक है, जो कि विश्व के कुल फूलदार पौधों की संख्या का 6% बच्चों, यानी पूरे विश्व में क्या 6% बच्चों क्या है, फूल के जो पौधे हैं वो बच्चों क्या है, फूलदार जो पौधे हैं वो भारत में पाए जाते हैं। भारत में कई गैर फूल वाले पौधे हैं, जैसे फर्न है, शैवाल है, कवक है, ये भी क्या है बच्चों भारत में मिलते हैं। इसलिए मैंने कहा बच्चों कि भारत जो है प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र में बहुत धनी देश है, क्योंकि हमारे यहां अगर आप देख लो तो लगभग 47,000 पादप प्रजातियां हैं और 15,000 के आसपास फूलदार पौधे ऐसे हैं जो भारत में पाए जाते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे फर्न है, शैवाल है, कवक है, जो बच्चों क्या है भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बच्चों क्या है, एक संसाधन के रूप में भी काम करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन को बढ़ावा देने का भी काम करते हैं। अब देखो भारत में पशुओं की लगभग 90,000 प्रजातियां हैं। ठीक है बच्चों, 90,000 प्रजातियां। अब बच्चों जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारी, अभी इनकी संख्या बढ़ सकती है, जैसे ये 47,000 है, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। रीजन ये है कि हमारे यहां जो भी खोज करता है वो हर दिन कोई ना नई प्रजाति का क्या है बच्चों खोज करते जा रहे हैं। तो ये संख्या बच्चों दिन प्रतिदिन क्या है बढ़ती ही जा रही है, और ये 90,000 है। आज अगर हम बात करें तो अपडेट 1 लाख के आसपास ये जनसंख्या पहुंच गई होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर अभी रिसर्च करने की जरूरत है और वहां पर हम नई नई प्रजातियों की खोज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम पृथ्वी के बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं जान पाए। ठीक है, तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे और समुद्री जल की पाई जाती हैं बच्चों। 90,000 सोचो बच्चों, अगर एक डाटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 90,000 जो प्रजातियां हैं, जो पशुओं की जो प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। आप सभी जानते हो बिल्ली है, कुत्ता है, ठीक है, ये एक एक प्रजाति होती है, अलग अलग प्रजाति होती है। प्रजातियों में भी फिर अलग अलग उनका विभाजन किया जाता है, उतना डिटेल से आपको नहीं पढ़ना है, शायद 10th क्लास में है आपके, जब हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो लेकिन यहां पर ही समझो कि 90,000 प्रजातियां हैं, जिनमें आप हाथी, शेर, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये एक एक प्रजाति घोड़ा की है, एक बिल्ली की है, एक कुत्ते की है, तो ये अलग अलग प्रजाति, इस तरीके की प्रजाति में अगर हम बात करते हैं 90,000 प्रजाति है, सोचो आप, है ना। तो ये चीजें हैं। ठीक है, मछलियों की भी बहुत ज्यादा प्रजातियां हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, ये भारत में क्या है, अगर एक तरीके से आपको देखा जाए, बात की जाए तो ये भारत की विविधता के बारे में बता रहा है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता का धनी होने का प्रमाण है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। चलो वनस्पति बच्चों, अब हम जानते हैं कि जो वनस्पति और जीव जंतुओं को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो कौन से ऐसे फैक्टर हैं या कौन से ऐसे कारक हैं जो प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं को क्या है बच्चों प्रभावित करते हैं। 5 महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन 5 बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जिसमें एक है भूमि, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है तापमान, चौथा है सूर्य का प्रकाश और 5वां है वर्षा या जिसको वर्षण बोलते हैं। देखो एक चीज समझना है बच्चों, जब भी कभी हम वर्षण की बात करते हैं, देखो आज मैं आपको एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं आपको। जब हम कभी वर्षण की बात करते हैं, तो इस वर्षण में बच्चों क्या है, इसमें हिम वर्षा भी आती है, हिम वर्षा और जल वर्षा, जो नॉर्मल वर्षा होती है, जल वर्षा जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जो बारिश बूंदों की जो बारिश होती है वो वर्षण का मतलब है। उसके अंदर हिम वर्षा और जल वर्षा दोनों आती है। हिम वर्षा कहां होती, तो भारत के नॉर्थ वाले उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, यहां पर क्या है आपको, हिमाचल प्रदेश है, यहां पर आपको हल्की हल्की हिम वर्षा देखने को मिल जाएगी, यानी जो फॉग गिरती है ना। लेकिन जल वर्षा कहां है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से जब बारिश होती है तो उससे जल वर्षा होती है। तो वर्षण के अंदर बच्चों क्या होता है,
दो चीजें आ जाती हैं, हिमवर्षा और जल वर्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। वर्षण और वर्षा को वो एक ही समझते हैं, दोनों एक ही नहीं है, वो अलग अलग होता है। जब हम वर्षण शब्द का यूज करते हैं तो इसके अंदर ये दोनों ही टर्म आ जाते हैं, और जब हम वर्षा का यूज करते हैं तो हम ये नहीं बता पा रहे हैं किस वर्षा की बात कर रहे हैं, क्या हम बूंद वाली वर्षा की बात कर रहे हैं या हिम वर्षा की बात कर रहे हैं, वहां स्पष्ट लिखना होता है। ठीक है, वहां हमें स्पष्ट शब्दों में लिखना होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, जो हम फैक्टर हैं, ये जो कारक हैं, जो क्या है बच्चों, जो प्रभावित करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं को। तो 5 फैक्टर मैंने आपको बताया, भूमि, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण। ये 5 कारक ऐसे हैं बच्चों जो क्या कर रहे हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं को क्या है बच्चों, मेरे लालियों प्रभावित कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इनकी एक एक की बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम समझते हैं भूमि। देखो बच्चों, भूमि जो है ना बच्चों, भूमि प्राकृतिक वनस्पति हो या जीव जंतु हो, सबसे पहले एक चीज समझना बच्चों, जहां पर प्राकृतिक वनस्पति बहुत ज्यादा होगी, जहां पर घने पेड़ पौधे होंगे, वहीं पर जीव जंतुओं का निवास आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर आपको जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की विविधता आपको देखने को मिलेगी। जहां पेड़ पौधे ज्यादा हैं, वहीं आपको जीवों की विविधता भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जीवों का निवास कहां है बच्चों, जीवों का निवास है जंगल, जीवों का निवास है पेड़ पौधे। तो जहां पर पेड़ पौधे धनी हैं, वहीं पर जो जीव जंतु हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, वहां पर आपको जीव जंतु भी देखने को बहुत कम मिलेंगे। जैसे रेगिस्तान के इलाके में चले जाओ तो वहां पेड़ पौधे कम हैं, या पेड़ पौधे ना के बराबर है, तो वहां पर जीव जंतु भी ना के बराबर आप उंगलियों पर वहां गिन सकते हो। ठीक है, इतने ज्यादा। लेकिन वहीं आप पश्चिमी घाट चले जाओ तो पश्चिमी घाट में, क्योंकि वहां पर क्या है बच्चों, सदाबहार वन मिलते हैं, वर्षा वन मिलते हैं, और वहां पर बहुत घने जंगल है। जब घना जंगल है तो वहां पर क्या है, आपको इसी वजह से क्या है बच्चों, वो मेगा डायवर्सिटी क्या है, एक क्षेत्र आता है, यानी वहां पर बहुत ज्यादा जैविक विविधता मिलेगी आपको। वहां पेड़ पौधों की विविधता है, वहां जीव जंतुओं की विविधता है। तो बच्चों, जहां कहीं पर भी एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाकर रख लो कि जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, जहां पर, वहीं पर बच्चों क्या होगा, जीवों की विविधता भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों? तो जब हम बात कर रहे हैं भूमि, तो भूमि क्या है बच्चों, भूमि भी दो तरीके की, एक तो ऐसी भूमि है जिस पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, खेती कर रहे हैं, और एक ऐसी भूमि है जो उबड़ खाबड़ है, जहां पर खेती नहीं हो रही और जो ऐसे ही पड़ी हुई है। जो कृषि वाली जो भूमि होती है बच्चों ना, वहां पर क्या है, वो सपाट मैदान में होती है। अब उस सपाट मैदान में क्या है, कृषि की जा रही है। तो जहां पर बच्चों कृषि की जा रही है, वहां पर क्या है, ना तो पेड़ पौधे की ज्यादा विविधता मिलेगी, ना ही जीवों की विविधता मिलेगी। लेकिन जहां पर उबड़ खाबड़, लहरदार ये चीजें हैं, जहां पर कृषि कार्य करना संभव नहीं है, वहां बच्चों क्या है बच्चों, वहां आप देखोगे कि वहां पर पेड़ पौधे हैं, और जब पेड़ पौधे हैं तो वहां पर क्या है, जीवों का निवास भी आपको क्या है, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो भूमि दो प्रकार की आपको देखने को मिल रही है। एक तो कृषि, जिसमें हम कर रहे हैं मैदानी इलाका जो है बच्चों, वहां पर कृषि कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है बच्चों, पेड़ पौधे हैं ही नहीं, और जब पेड़ पौधे नहीं हैं तो वहां पर जीव भी बहुत कम देखने को आपको मिलेंगे। और जब हम बात करते हैं बच्चों, जो उबड़ खाबड़ जगह है, जो पठारी इलाका है, जो जंगल वाला इलाका है, जहां पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, वहां पर पेड़ पौधों की विविधता है, पेड़ पौधे ज्यादा है, और जब पेड़ पौधे वहां ज्यादा है तो वहां जीव जंतु भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों? तो भूमि की यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, भूमि की प्रकृति वनस्पति को प्रकार को प्रभावित करती है। प्रकृति मतलब कैसी, कृषि कार्य वाली भूमि है, या उबड़ खाबड़ भूमि है, या पठारी भूमि है, ये सब भी भूमि क्या है बच्चों, डिसाइड करती है किसकी प्रकृति को, वनस्पति की, है ना। तो देखो, क्योंकि कृषि कार्य करने वाली उपजाऊ भूमि की तुलना में, अब देखो, लहरदार और उबड़ खाबड़ इलाकों में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वन्य जीवन विकसित होते हैं। प्राकृतिक वन्य जीवन, ठीक है, वन्य जीवन में हम बात करते हैं बच्चों, जीव जंतु भी आ जाएंगे, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चों? वन्य जीवन की जब हम बात करते हैं, प्राकृतिक वन्य जीवन, प्राकृतिक वन्य जीवन, तो वन्य जीवन में पेड़ पौधे और बच्चों जीव जंतु दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है? तो ये क्या कह रहा है बच्चों, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जहां पर उबड़ खाबड़ और लहरदार, जहां पर कृषि कार्य करना संभव नहीं, वहां पर पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा हैं, और वहीं पर आपको क्या बच्चों, वहीं पर आपको दिख जाएंगे जीव जंतु भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। पहली बात, भूमि की प्रकृति के आधार पर क्या है, वनस्पति और जीव जंतु के निवास की बात हमने कर ली। दूसरी हम बात करेंगे मिट्टी बच्चों। मिट्टी भी बच्चों क्या करती है, ये बताती है कि कहां पर किसने ज्यादा पेड़ पौधे विकसित होंगे। जैसे बच्चों हम बात करें मिट्टी की प्रकृति, क्योंकि अगर हमने बात करें बच्चों, हमने आपको सॉरी आपने 9th-10th में जब आप जाओगे तो 10th में आप पढ़ोगे कि आपकी एनसीईआरटी में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, है ना, लेटराइट मिट्टी,
पर्वतीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी जिसको रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं, 6 प्रकार की मिट्टी होती है। अब इन 6 प्रकार की मिट्टी की अपनी अलग अलग विशेषता होती है और इनकी अलग अलग उत्पादन क्षमता होती है बच्चों। देखो बच्चों, ठीक है, जैसे रेतीली मिट्टी बच्चों, रेतीली मिट्टी में बच्चों क्या होता है, ये रेगिस्तानी मिट्टी जो है उसमें क्या बच्चों, पेड़ पौधे की बहुत पेड़ पौधे कम होते हैं, वहां पेड़ पौधे ज्यादा उग ही नहीं पाते, ठीक है, तो वहां पर जीव जंतु भी कम मिलेंगे आपको। इसी और दूसरी बच्चों अगर हम बात करें जो जलोढ़ मिट्टी है या जो काली मिट्टी है, यहां पर क्या है, पेड़ पौधे बहुत अच्छी मात्रा में उग जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या है बच्चों, जीवों की विविधता भी ज्यादा मिलेगी। तो मिट्टी की जो प्रकृति है उसके वो भी क्या करती है बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति और जीवों की जो भी निवास है या जीवों की जो रहने की जो चीजें हैं वो क्या बच्चों डिसाइड करती है, वो क्या करती है बच्चों, वो बताती है, ठीक है। अब देखो विभिन्न प्रकार की मिट्टी विभिन्न वनस्पतियों को बढ़ावा देती है। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए देखो, रेतीली मिट्टी है जिसको रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं, कांटेदार झाड़ियों को बढ़ावा देती है। आप देखो जैसे यहां पर क्या है, फर्न मिलेगा, यहां पर बच्चों अगर हम बात करें कांटेदार, अगर हम बात करें कैक्टस मिलेगा, खजूर के पेड़ मिलेंगे, बेरी के पेड़ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको। लेकिन वहीं अगर हम कहें, जबकि डेल्टाई मिट्टी जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, मैंग्रोव वनस्पति को बढ़ावा देती है, ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति को क्या बच्चों, डेल्टाई जो मिट्टी है जो नदियों द्वारा लेकर आई जाती है, जलोढ़ मिट्टी में बच्चों देखो आप सुंदरवन डेल्टा बना हुआ है बच्चों, ठीक है, तो ये क्या वो पूरा सुंदरी जो वन है वहां पर विकसित हुआ है। तो ये क्या बच्चों, ये मिट्टी की प्रकृति भी क्या कर रहा है, पेड़ पौधों को बच्चों को उगने में क्या है, बढ़ावा दे रहा है और उसको कम भी कर रहा है। अगर रेतीली मिट्टी है तो वहां छोटे छोटे कांटेदार पेड़ पौधे होंगे, और अगर डेल्टाई मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी है तो वहां पर बड़े बड़े घने जंगल, मैंग्रोव वन जैसे जो है पेड़ पौधे विकसित होंगे। अब देखो बच्चों, घने जंगल है डेल्टाई, जैसे अगर हम बात करें सुंदरवन डेल्टा है, तो सुंदरवन डेल्टा बहुत बड़ा, वहां जंगल भी है बहुत बड़ा। अब वहां पर क्या है, आपको जीव जंतु बहुत, आपको रॉयल बंगाल टाइगर वहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आपको वहां असम गेंडा भी मिल जाएगा, आपको बहुत सारे जीव जंतु वहां मिल जाते हैं। तो ये चीजें हैं, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, पीछे लिया था आपने स्क्रीनशॉट की नहीं लिया था, इसका ले लिया, इसका लिया बच्चों, चलिए आगे बढ़े। ये लो तापमान बच्चों, तापमान और बच्चों नमी जो है वो भी क्या करता है, वो भी पेड़ पौधों के प्राकृतिक वनस्पति के उगने में क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो एक चीज समझो बच्चों, जहां पर भी ज्यादा तापमान है, क्योंकि जब एक चीज समझो बच्चों, पेड़ पौधों को उगने में, पेड़ पौधे अगर पेड़ पौधों को उगना है तो पेड़ पौधों को उगने में क्या है, 2 महत्वपूर्ण चीजें चाहिए, उनके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बच्चों तापमान, पहला तापमान, उनको उगने के लिए पर्याप्त तापमान होना चाहिए। दूसरा बच्चों वर्षा, ठीक है, दूसरा बच्चों वर्षा, वर्षा की मतलब जल वर्षा, हिम वर्षा की बात भी हो सकती है वहां पर। अगर हम वर्षण की, चलो हम बात कर लेते हैं, ठीक है, वर्षण ही कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं वर्षण, ठीक है। तापमान बच्चों क्या है, देखो अगर जहां पर अच्छा तापमान है, जैसे अगर हम बात करें बच्चों विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में बच्चों, ये जो एक बेल्ट पाया जाता है जिसको उष्ण कटिबंधीय अगर हम बात करें क्षेत्र बोला जाता है, वहां पर बच्चों क्या है, क्योंकि वहां दिन में एक बार क्या है बच्चों 3 से 4 बजे के आसपास बहुत तेज बारिश होती है और वहां हमेशा तापमान ज्यादा रहता है। इसी वजह से वहां पर क्या है, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, वहां पर बहुत घना जंगल पाया जाता है। जितने भी देश आपको इक्वेटर का विषुवत रेखा के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर घने जंगल है बच्चों, वहां पर बच्चों क्या है बच्चों, वहां पर घने जंगल है। क्यों बच्चों, क्योंकि वहां एक तो बारिश होती है दिन में एक बार बहुत ज्यादा ही होगी, दूसरा वहां हमेशा ही तापमान ज्यादा रहता है। तो किसी जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको उगने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक बच्चों वर्षा, दूसरा तापमान, ठीक है। अब बच्चों एक चीज, जहां पर तापमान कम होगा, जहां पर तापमान कम होगा, अगर हम तापमान कम होने की बात करें तो ज्यादा ऊंचाई पर, या हम बात करें तो अर्थ के 66.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ में अगर हम 40 डिग्री ऊपर चले जाए तो वहां पर तापमान कम होता चला जाता है। तो वहां पर आपको पेड़ पौधों की भी क्या है बच्चों, जो चीजें हैं वो पेड़ पौधे आपको कम मिलेंगे, पेड़ पौधे वहां कम मिलेंगे तो वहां जीव जंतु की विविधता भी क्या होगी बच्चों, कम होगी, ठीक है, कम होगी। तो वही चीजें कह रहा है कि जहां पर तापमान और नमी की क्या है बच्चों, कमी होगी या नमी होगी, ठीक है। अब आप एक चीज समझते चलो, देखो वनस्पति की विविधता और विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। वायु की नमी मतलब वायु अगर गर्म है या नमीदार है या उसमें बारिश की कण जो पानी की जो मात्रा है, ठीक है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर आप देखो तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। जैसे जैसे आप
हाइट पर जाओगे, आपको मैंने पिछले जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ाया आपको कि जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं, जैसे जब हम ऊपर जाते जाते हैं, वहां क्या होता है बच्चों, तापमान क्या है बच्चों, कम होने लगता है। क्षोभ मंडल में जब तक हम जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, तापमान क्या बच्चों कम होने लगता है, वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। तापमान कम होगा बच्चों तो क्या होगा, वहां पर बच्चों क्या है, जो पेड़ पौधे हैं उनको उत्पादन में या उनके बढ़ावा में व उनके विकसित होने में क्या है, क्योंकि तापमान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर तापमान कम होगा तो वहां पर पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं वो भी क्या है, हमें कम देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसे उष्णकटिबंधीय से, ठीक है, उपोष्ण, शीतोष्ण एवं अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। जैसे अल्पाइन वो जो वनस्पतियां बच्चों ना, ये 3600 मीटर, ठीक है, की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा वन, जो वन के लिए उत्पादन, जो वन जहां पर बहुत अच्छे पेड़ पौधे जहां विकसित होते हैं, वो है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बच्चों क्या होते हैं, पेड़ पौधों का अच्छा उगना होता है, क्योंकि यहां पर बारिश भी अच्छी होती है और यहां पर तापमान भी अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय या हम अल्पाइन क्षेत्रों में या हम शीत ध्रुव क्षेत्र में चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या है, वहां पर पेड़ पौधों की संख्या क्या है, कम होती जाती है। और पेड़ पौधों की संख्या कम होगी तो जीव जंतु की संख्या भी क्या अपने आप बच्चों कम हो जाएगी। ये मैंने पीछे आपको समझाया है, ठीक है बच्चों। तो तापमान क्या कर रहा है बच्चों, जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पतियों के बच्चों विकसित होने में क्या है, बढ़ावा भी देता है और उसको कम भी करता है। अगर तापमान जहां ज्यादा है, वर्षा जहां ज्यादा है, वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पर आपको क्या मिलेगा, ज्यादा वनस्पति विकसित होंगी, और जहां ज्यादा वनस्पति होंगी वहां पर पेड़ पौधे भी, सॉरी, वहां पर जीव जंतु भी ज्यादा होंगे, ठीक है। आगे हम इन पे बात करने वाले हैं, जो अल्पाइन वनस्पति है, आगे इन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब चौथा क्या बच्चों, सूर्य का प्रकाश बच्चों। देखो सूर्य का प्रकाश बच्चों क्या है, सूर्य का प्रकाश मैंने आपको बताया, जहां पर भी जहां ज्यादा मात्रा में सूर्य का प्रकाश होगा, वहां पर क्या है, वनस्पति का जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छी तरीके से विकसित होते हैं। और जहां पर सूर्य का प्रकाश कम है, वहां पर क्या है बच्चों, वहां पर पेड़ पौधे कम विकसित होंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, मैंने आपको वहीं से तो एनर्जी पेड़ पौधों को मिलती है। तापमान कहां से आ रहा है, तो सूर्य के प्रकाश से आ रहा है। और सूर्य का प्रकाश जहां पर कम है बच्चों, वहां पर पेड़ पौधे क्या है बच्चों, कम विकसित होते हैं। और जहां पर सूर्य का प्रकाश लगातार पड़ रहा है, वहां पेड़ पौधे अच्छी तरीके से विकसित हो पाते हैं। देखो किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण पेड़ वर्ष के अन्य मौसम की तुलना में गर्मियों में तेजी से बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया जहां पर ज्यादा प्रकाश है, ठीक है, वहां पर क्या है बच्चों, ये तेजी से विकसित होते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। क्योंकि आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बनाकर रखना है कि पेड़ पौधों को विकसित होने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्षा और दूसरा सूर्य का प्रकाश, या जिसको हम तापमान भी कह सकते हैं, एनर्जी। सूर्य का प्रकाश जहां अच्छा होगा और जहां वर्षा अच्छी होगी, वहां पर क्या बच्चों, पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरीके से विकसित होते हैं। इसीलिए पश्चिमी जो घाट है भारत का, क्योंकि वहां पर जब मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा बारिश करता है, लगभग 400 सेंटीमीटर के आसपास वहां बारिश होती है। और पश्चिमी घाट जो बच्चों ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जहां पर वर्ष भर तापमान लगभग 9 से 10 महीने क्या है, अच्छा खासा तापमान, सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। और इसी वजह से क्या होता है बच्चों, ये क्या है, यहां पर क्या है, अच्छा पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो पाए हैं, ठीक है। इसीलिए जो पश्चिमी घाट है वो मेगा डायवर्सिटी या मेगा विविधता वाला देश क्या बच्चों, क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या बच्चों, ये किसकी चीज पर निर्भर करता है, एक तो प्रकाश का समय, ठीक है, उस स्थान के अक्षांश, यानी अक्षांश क्या है बच्चों, क्योंकि अगर देखो जैसे जैसे हम इसको समझो बच्चों, इस पॉइंट को समझना बच्चों, आपको इस पॉइंट को थोड़ा समझेंगे तब आप लोग ज्यादा बेटर समझ पाओगे, ठीक है। इसको समझो कि जब हम बात कर रहे हैं इसकी अक्षांश की, तो देखो जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों, ये अर्थ है बच्चों, ठीक है ना, ये अर्थ है, तो इस अर्थ में क्या बच्चों, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है बच्चों, ठीक है, ये 0 डिग्री है। अब इस 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बच्चों, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बच्चों, सूर्य का प्रकाश जो है उसकी मात्रा कम होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। जैसे हम 23.5 डिग्री के बाद तो बिल्कुल ही बच्चों, अगर हम बात करें 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री बच्चों दक्षिण में अगर हम बात करें, तो यहां पर क्या है बच्चों, इसके बाद तो सूर्य का प्रकाश एकदम कम होता चला जाता है और नॉर्थ पोल में एकदम कम हो जाता है। साउथ पोल और उत्तर, ये दक्षिणी पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में क्या है, एकदम कम होता जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां तक पड़ता है, तो 23.5 डिग्री उत्तर तक, और दक्षिण में कहां तक पड़ता है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी
उस पे, ठीक है, यहीं तक पड़ता है लंबवत। इसके बाद क्या होता है, यहां पर सीधे नहीं पड़ता। तो तापमान इस वाले बेल्ट पे क्या है, तापमान ज्यादा रहता है, यहां पर तापमान ज्यादा रहेगा हमेशा, ठीक है, लेकिन इस वाले क्षेत्र में तो ज्यादा ही रहता है हमेशा। तो अक्षांश की वजह से भी क्या है, सूर्य का प्रकाश आप देख लो ना, यहां पर देखो उस स्थान के अक्षांश, अक्षांश से भी डिसाइड हो रहा है। समुद्र तल से ऊंचाई बच्चों, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, तापमान कम होने लगता है। तापमान क्या बच्चों, कम होने लगता है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है बच्चों, क्योंकि तापमान अब पृथ्वी का तापमान तभी बढ़ेगा बच्चों जब वो सूर्य के प्रकाश को अब्जॉर्व करेगा, जब वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। और क्योंकि ऊंचाई पर क्या होता है, जो होते हैं धूल कण होते हैं, वो इतने ज्यादा होते नहीं है, तो सूर्य के प्रकाश को ज्यादा अब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं, और जब अब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे तो तापमान कम रहेगा। और हम लोग सरफेस में, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती, लगभग 51% क्या है, सूर्य के प्रकाश को क्या है, पृथ्वी अवशोषित करती है, ठीक है। अब 51% सूर्य के प्रकाश को अवशोषित जब वो कर रही है, तो पृथ्वी क्या होगी, सतह पर जो भी लोग रहेंगे वहां पर उनको ज्यादा गर्मी फील होगी। और जो ऊंचाई पर रह रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई पे क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल में गैसें हैं, धूल के कण हैं। अब धूल के कण गैसें बहुत कम मात्रा में क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, लगभग 19% सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। अब वो कम गर्म कर रहा है ऊपरी भाग को, तो इसी वजह से क्या होगा, वहां पर क्या है, कम गर्मी होगी, ठीक है। ऋतु बच्चों, सर्दी के मौसम में क्या है, सूर्य का प्रकाश कम होता है, गर्मी के मौसम में सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा, बरसात में मीडियम होता है। तो ये भी क्या कर रहा है बच्चों, सूर्य के प्रकाश को प्रभावित कर रहा है। और जहां पर ज्यादा सूर्य का प्रकाश होगा वहां पर क्या है बच्चों, पेड़ पौधे ज्यादा विकसित होंगे। तो वही कह रहा है, प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण पेड़ वर्ष के अन्य मौसम में की तुलना में गर्मियों में तेजी से, यानी अगर हम बात करें तो जो गर्मी के जो ऋतु होती है उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें सूर्य के प्रकाश ज्यादा मिलेगा और वहां पर क्या है, पेड़ पौधे ज्यादा अच्छे से विकसित होंगे, ठीक है। चलो, वर्षा बच्चों, मैंने आपको बताया कि जहां पर ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, वहां पर अच्छे पेड़ पौधे विकसित होते हैं, और जहां पर कम होते हैं वहां पर कम। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जहां पर अच्छी खासी वर्षा होती है। तो यहां पर आपको देखो बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वही राजस्थान के रेगिस्तान की बात कर ले बच्चों, रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो वहां पर कटीले पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। तो वर्षा भी क्या करता है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को विकसित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में आमतौर पर अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में घना वनस्पति आवरण होता है, ठीक है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में आमतौर पर अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में, अल्प मतलब कम, तुलना में घना वनस्पति आवरण होता है। मैंने आपको बताया कि जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं बच्चों कि कहां कहां पर ज्यादा अधिक वर्षा होती है और जिसकी वजह से वहां पर बच्चों क्या है, आपको देखने को मिलेंगे पेड़ पौधे ज्यादा। एक भारत का प्यारा सा मैप बनाते हैं बच्चों, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है बच्चों, ठीक है। ये जस्ट बस थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों, ठीक है। मैप बना के आपको थोड़ा सा एक चीज समझा देते हैं ताकि आप एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाओ। ये हमारा प्यारा भारत है बच्चों। इस प्यारे भारत में अगर हम बात करें बच्चों, इस प्यारे भारत में बच्चों बात करें तो पश्चिमी घाट, जैसे यहाँ पर क्या है, ये वेस्ट पश्चिमी घाट है बच्चों, ठीक है। पश्चिमी घाट के बच्चों इस साइड में बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है। बहुत अच्छी बारिश होने की वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। दूसरा, एक तो यहाँ पर ये जो, क्योंकि यहाँ पर हिमालय होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर हिमालय होता है, ठीक है, यहाँ हिमालय होता है। हिमालय होने की वजह से बच्चों क्या है, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश होती है, यहाँ पर क्या है बच्चों, अच्छी खासी बारिश होती है इस वाले भाग में, ठीक है, टकराते हैं। फिर इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बच्चों बहुत अच्छी बारिश होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों 96% भाग जो है इसका ना, इसका 96% भाग जो है वो सदाबहार वर्षा वनों से बच्चों का घिरा हुआ है, बहुत ज्यादा यहाँ घना जंगल है, ठीक है। इसी तरीके बच्चों अगर हम बात करें तो जो कुमायूं वाला इलाका है, यहाँ पर उत्तराखंड में जो कुमायूं वाला इलाका है, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है, तो यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे जीव जंतु आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं बच्चों जहां पर क्या है बच्चों, आपको बहुत ज्यादा भारत में क्या है बारिश आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से क्या है बच्चों, आप देखोगे यहाँ पर क्या है, आपको पेड़ पौधे
और या जो जंगल है आपको घने जंगल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है बात ये, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इसी में चलो आगे हम बात करेंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है बच्चों। देखो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र होता है बच्चों, अलग अलग जोन होता है बच्चों। ठीक है, देखो इसको समझो, किसी क्षेत्र विशेष की जैविक घटकों के बीच पारस्परिक क्रिया तथा अजैविक घटकों के साथ उनकी अन्योन क्रिया की प्रणाली को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे बच्चों क्या है बच्चों, जैविक तंत्र और अजैविक तंत्रों के बीच में जो भी जैविक तंत्र, जो भी जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं, उनके बीच में जो अननोन क्रिया होती है जिस क्षेत्र में, उसे क्या कहते हैं बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र। कैसे समझोगे बच्चों, जैसे बच्चों मैं यहां पर हूं, मैं इस रूम में जहां पर मैं जिस स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं या जहां पर आपको बैठ के पढ़ रहा हूं, जैसे जैविक घटक क्या है, यहां पर मैं जैविक घटक हूं, यानी मेरे अंदर जान है। ठीक है, लेकिन अजैविक घटक क्या है बच्चों, ये पेन है, ये जो डेस्कटॉप आपके पीछे लगा ये, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, दीवार है, कांच का जो है, ये सब चीजें, ये सब क्या अजैविक घटक। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैविक घटक मैं हो गया और अजैविक घटक ये सारी चीजें, कैमरा है, ये सारी चीजें, ये लाइट वाइट, ये सभी चीजें, इनके बीच में क्या हो रहा है, हमारे बीच में अन्योन क्रिया हो रही, यानी हम क्या कर रहे हैं, इनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी ये जो और जिस क्षेत्र में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये जो हमारा रूम है जहां पर मैं बना रहा हूं स्टूडियो में, ये क्या बच्चों, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र होता है बच्चों। पारिस्थितिकी बच्चों क्या है, तंत्र हो जाएगा। बात समझ में आ रही, पारिस्थितिकी तंत्र का समझ में आया, मतलब जहां पर जिस क्षेत्र में, जिस किसी क्षेत्र विशेष में जैविक घटक और अजैविक घटक क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे बच्चों अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है बच्चों, अलग अलग होगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा, जंगलीय पारितंत्र अलग होगा। देखो क्योंकि जल में रहने वाले पारिस्थितिकी जीव जंतु अलग हैं और उनके जैविक घटक अलग हैं। ठीक है, और स्थल में रहने वाले जीव जंतु अलग हैं और वो उनके जैविक घटक अलग है, अजैविक घटक अलग है, सॉरी रेगिस्तानी। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, जिस किसी क्षेत्र में बच्चों, जिस किसी विशेष क्षेत्र में जैविक घटक और अजैविक घटक क्या है, एक दूसरे से अन्योन्य आश्रित क्या है, क्रिया करते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मैंने आपको बताया, जैसे आपकी एग्जांपल में लेता हूं, आप जैसे बैठे हुए रूम में, आप स्टडी कर रहे हो जिस रूम में, आप जैविक घटक हो, आपके अंदर जीव है, जान है, तो आप जैविक घटक हो। मान लो आपके घर में आपके उसी रूम में आपकी मम्मी बैठी हुई है, तो वो भी जैविक घटक है। अब आप उनसे बात कर रहे हो, ठीक है, और उसी के साथ में आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, पेन से लिख रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल है, पेन है, और अगर हम बात करें तो जिस चेयर पे आप बैठे हुए हो, टेबल पे जिसपे आप पढ़ रहे हो, कॉपी रखे हुए हैं, ये सब अजैविक घटक। आप क्या कर रहे हो, इनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आपसे इनसे मिल रहे हो, वो रूम के अंदर ये सारी चीजें कर रहे हो ना, वो एक क्षेत्र हो गया ना बच्चों। रूम के अंदर बैठ के आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप जैविक घटक हो, और बाकी चीजें जो भी जिनमें जान नहीं है वो अजैविक घटक है, आप उनसे क्या इंटरेक्ट कर रहे हो, वो आपके लिए क्या बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। बात समझ में आ गई, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, एक व्यक्ति का एक दिन में अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। जैसे मैं अभी इस स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, तो मेरा अभी के लिए क्या है बच्चों, ये मेरा पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसे आप अभी रूम में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए वो अभी का पारिस्थितिकी तंत्र है। आप रूम से बाहर गए तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो गया, बदल गया। मैं इस स्टूडियो से बाहर जाऊंगा, मेरा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा बच्चों, बदल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई इस तरीके बताएगा नहीं आपको, इसको समझना है, अदरवाइज एनसीईआरटी पढ़ते रह जाओगे, समझोगे समझोगे कुछ नहीं। और ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सारी चीजें बच्चों की है ना, कॉन्सेप्ट की बात होती है, इनको जितना अच्छे से आप समझ पाओगे अब उतना अच्छा इनको लिख पाओगे। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जीवन में कभी नहीं भूलोगे। कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा विशेष क्षेत्र जहां पर जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, अन्योन्य आश्रित क्रिया कर रहे हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों बायोम की। बायोम की जब हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, देखो एग्जांपल ले लेते हैं, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र मैंने आपको बताया, नदी पारिस्थितिकी तंत्र, झील है, जंगल है, घास के मैदान, ठीक आदि, ये सब क्या बच्चों, अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, बायोम की बात करते हैं बच्चों। बायोम बच्चों क्या होता है, एक बड़ा क्षेत्र होता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र से बड़ा क्षेत्र होता है। एक बायोम के अंदर कई पारिस्थितिकी तंत्र आ सकते हैं, एक बायोम के अंदर कई पारिस्थितिकी तंत्र आ सकते हैं। बायोम क्या होता है बच्चों, आप इसको समझो बच्चों। देखो जब हम बात करते हैं पृथ्वी में मोटी मोटी तीन चीजें पाई जाती हैं। एक तो जल होता है बच्चों, दूसरा बच्चों वायुमंडल होता है, और तीसरा बच्चों क्या होता है, स्थल मंडल होता है। तीन मंडल होते हैं, ठीक है, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम लिखना चाहें तो ध्यान से सुनना बच्चों, वायुमंडल,
ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल, ये 3 मंडल हो गए बच्चों। और बायोम कौन सा क्षेत्र? बायोम वो क्षेत्र होता है जहां पर ये तीनों मंडल एक साथ मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि मानव के लिए या जीव जंतु के लिए बच्चों क्या है, किसी एक मंडल में रहना संभव नहीं है। वो ना तो सिर्फ स्थल मंडल में रह सकता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, तो वो तो आपको मिलेगा नहीं अगर यहां रह रहे हो। आप केवल वायुमंडल में भी रह सकते, हवा में कितनी देर उड़ोगे, सांस लेकर भी जी लोगे, तो खाओगे क्या कुछ, ये भी नहीं रह सकते। जल मंडल में भी नहीं रह सकते भाई, आप कहीं भी तो रहने का निवास करोगे। तो मानव के लिए या जीव जंतुओं के लिए कोई एक मंडल संभव नहीं जहां पर वो रह सके। तो इसीलिए बायोम क्या है, बायोम ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये तीनों ही बायोमंडल जो वो मंडल है वो एक साथ मिलते हैं। वो कौन सा क्षेत्र हो गया बच्चों? वो ये वाला क्षेत्र हो गया। ये जो क्षेत्र है ना बच्चों, इसको बायोम कहते हैं, जहां पर वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों ही मिलते हैं। ये क्या है बच्चों? ये बायोम है। ये क्या है बच्चों? बायोम है। ठीक है, बायोम। और बायोम मैंने आपको बताया, बायोम पारिस्थितिकी तंत्र से बड़ा क्षेत्र होता है। एक बायोम के अंदर कई पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, क्योंकि आप देखो ना, इसी क्षेत्र के अंदर आपको जलीय पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगा, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगा, नदीय पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगा, आपके इसी के अंदर रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगा। सारे के सारे पारिस्थितिकी तंत्र जो है बच्चों आपको बायोम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? एक एग्जांपल मैं आपको एक सटीक एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे आप समझना बच्चों। जैसे आपका रूम है बच्चों, ध्यान सुनना बच्चों, अब मैं आपको बायोम और पारिस्थितिकी तंत्र को कनेक्ट करके पढ़ाता हूं, समझाता हूं। जैसे आपका घर है बच्चों, आपका घर है, आपके घर में क्या बच्चों? 4 रूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है, एक ड्राइंग रूम है, जहां पर आप बैठ के सब लोग, फैमिली के लोग जो है बातें करते हैं। तो अब अलग अलग रूम का पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग हो गया। किचन अलग पारिस्थितिकी तंत्र है, बाथरूम अलग पारिस्थितिकी तंत्र है, ड्राइंग रूम अलग पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन आपका पूरा घर जो है ना वो एक बायोम हो गया। वो पूरा घर जो है ना, वो पूरा घर आपका एक बायोम है। और ड्राइंग रूम, बाथरूम, किचन और जो अलग अलग रूम है, ये अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र है। तो एक बायोम के अंदर अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। समझ में आ गई बच्चों बात? चलो अब आप देखो, यहां पर देखो, किसी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु होते हैं, और जीव जंतु होते हैं, बायोम कहलाता है। आपको देखो यहीं पर आपको, क्योंकि बायोम जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ना, यहीं पर पॉसिबल है बच्चों जीव जंतु और आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक साथ होते हैं, वहीं पर जीव जंतु भी रहते हैं, वहीं पर पेड़ पौधे भी मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो बायोम और पारिस्थितिकी तंत्र बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इतना समय इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात होती है और ये बहुत आसानी से लोगों को, बच्चों को समझ में नहीं आती। टीचर ऐसे एनसीईआरटी पढ़ा की लाइन पढ़ाकर चले जाते हैं आगे और बच्चा कंफ्यूज रहता है। वो लिखते समय अब उसको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है कि बस कैसे भी मैं लिख पाऊं। लेकिन अब आपको जीवन में कभी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। इसका भी लेना चाहो आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ें। चलो अब वनों का महत्व समझते बच्चों। वनों का जो है महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले एक चीज समझते, वनों क्या है बच्चों? वन जो है पर्यावरण के लिए बच्चों क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। वनों के महत्व को लिखने पढ़ने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पूछा जाएगा वनों के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए, तो आपको बताना होगा। तो वनों के महत्व में सबसे पहला जो महत्व होता है बच्चों, वन जो है ना बच्चों, वो पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक होता है। कैसे लाभदायक होता है? क्योंकि अगर पृथ्वी से अगर आप वनों को हटा दो, आप इमेजिन करो, आप कल्पना करो कि पृथ्वी का क्या हाल होगा बच्चों। ऑक्सीजन नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कौन दे रहा है? पेड़ पौधे देते हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो लोग मर जाएंगे। क्योंकि लोगों को सांस लेने के लिए, सांस जब वो श्वसन क्रिया करते हैं तो वो क्या है, ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे जो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो क्या होगा, जीवन संभव नहीं है। और अगर ऑक्सीजन, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे बच्चों, तो होगा क्या बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं सिंक करने का काम करते हैं, एक तरीके से उसको खाने का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं। और अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है, लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या है, पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है औद्योगिकरण से पहले की समय से। तो अब अगर हम बात करें तो क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, पृथ्वी बहुत ज्यादा बढ़ गई।
और उसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, ओजोन जो लेयर है उसका छिद्र जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सब कारण है बच्चों, क्या है, इसके लिए क्या है, हमें पेड़ पौधे की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगे रहेंगे उतने ज्यादा क्या है बच्चों, पृथ्वी ठंडी रहेगी, उसका तापमान कम करने में हम उतना ज्यादा योगदान कर सकते हैं। इसलिए क्या है, वनों का महत्व बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक तो पहला बात क्या है, पर्यावरण के लिए बच्चों। दूसरा बच्चों क्या है, वह स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करता है। ठीक है, वन क्या है बच्चों, स्थानीय जलवायु। अब आप सोचो बच्चों, जहां पर भी पेड़ पौधे बहुत कम है, ठीक है, और वो आप वहां पर देखो, वहां क्या होगा बच्चों, वहां की जलवायु क्या बच्चों, बहुत ज्यादा परिवर्तित वाली नहीं होगी, बहुत सम वाली आपको जलवायु देखने को मिलेगी। ठीक है, मृदा अपरदन बच्चों, मृदा, पेड़ पौधे जो होते हैं वो मृदा को क्या करते हैं, बहुत क्लोजली, बहुत टाइट करके पकड़े रखते हैं। जहां पर पेड़ पौधे होते हैं वहां पर मृदा का अपरदन कम होता है, और जहां पर प्लेन मैदान होता है, जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते, वहां मृदा का अपरदन ज्यादा होता है। क्योंकि मृदा के अपरदन में कई कारक होते हैं, जैसे जल है, वायु है ना, हवा है, ये सब क्या है बच्चों, भूस्खलन है, ये सब क्या करते हैं, मृदा का अपरदन करते हैं। हवा अगर मान लो प्लेन मैदान में जहां पेड़ पौधे नहीं, वहां से गुजरेगी खूब तेज आंधी, तो क्या करेगी, मृदा के ऊपरी परत क्या है, बहा के ले जाएगी। जल भी यही हाल होता है। लेकिन पेड़ पौधे होंगे तो बच्चों क्या करते हैं, वो मृदा को बहुत तेजी से पकड़े रखते हैं, वो टाइट पकड़े रहते हैं, उससे क्या होता है, मृदा का अपरदन कम होता है। ठीक है, नदियों की धारा को भी बच्चों क्या करते हैं बच्चों, ये नियंत्रित करते हैं। ठीक है, नदी अगर तेज गति से बह रही है तो पेड़ों से टकरा कर क्या है, नदी की धारा क्या है, वो क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी गति क्या है, कम हो जाती है। तो जो पेड़ पौधे हैं इन सब चीजों में भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन बच्चों, और आगे हम बात करें, वन बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। जैसे बच्चों अगर हम बात करें, जो लकड़ी उद्योग है बच्चों, लकड़ी उद्योग के लिए बच्चों क्या है, कच्चा माल कहां से मिल रहा है बच्चों, वनों से ही मिल रहा है। वन और भी बहुत सारी, वन क्या बच्चों, वन आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए बच्चों क्या है बच्चों, वन क्या है, औषधि प्रदान करते हैं। तो वन क्या है, बहुत सारे उद्योगों के लिए बच्चों कच्चा माल, फर्नीचर उद्योग के लिए बच्चों क्या है, कच्चा माल क्या बच्चों यहां से मिलता है। ठीक है, वन कई समुदायों के लोगों को जीविका प्रदान करते हैं। जीविका मतलब बच्चों, जो भी जनजातीय समाज है बच्चों, जो भी जनजातीय समाज है उनकी पूरी तरीके से निर्भरता किस पर है बच्चों, वनों पर। वो वन ही उनका सब कुछ है। वो वन में रह रहे हैं, वन में वो निवास कर रहे हैं, वन में ही उनका खाना पीना है, वन में ही सब कुछ कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो लकड़ी काटने वाला काम करते हैं, जो फर्नीचर बनाने वाला काम करते हैं, उनके क्या बच्चों, जीविका का स्रोत क्या बच्चों, वन है। अगर वन नहीं रहेगा तो ये सब क्या हो बच्चों, बेरोजगार हो जाएंगे, और ये तो बेघर ही हो जाएंगे। जनजातीय समाज क्या बच्चों, बेघर हो जाएगा। और आज एक बड़ी समस्या उभर कर यही आ रही है कि आम लोगों के सामने जो भी लोग हैं उनसे और सरकार, जनजातीय लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। रीजन ये है कि जंगलों की कटाई हो रही है, तो जो जनजातीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या है बच्चों, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। जैसे आपको चिपको आंदोलन देखा होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन देखा होगा, बीज बचाओ आंदोलन सुना होगा आपने। ये सारी चीजें क्या बच्चों, ये सब क्या बच्चों, ये जनजातीय समाज द्वारा किए गए आंदोलन थे। ठीक है, तो वन जो भी क्या है, वन कई समुदायों के लिए क्या बच्चों, जीविका प्रदान करता है। ठीक है, और देखो, वन पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा में भी सहायता करते हैं। ठीक है, वर्षा में भी क्या बच्चों करते हैं, सहायता करते हैं। देखो वन क्या बच्चों, पवन की गति को कम करते हैं बच्चों। पवन अगर बहुत तेजी से हवा बह रही और कहीं पर भी वन का जो पेड़ पौधे लगे तो वो क्या करेंगे, हवा की गति को कम कर देंगे। तापमान को बच्चों क्या करते हैं, कम करते हैं। जहां पर भी ज्यादा पेड़ पौधे लगे होते हैं वहां पर तापमान कम होता है। गांव में आप चले जाओ तो पेड़ के नीचे बैठोगे आपको कम गर्मी लगेगी, लेकिन वही आप पक्के घर में रह रहे हो तो आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो कहते हैं वन तापमान को करते हैं बच्चों, कम करते हैं। और जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां पर अच्छी खासी वर्षा भी होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। एक बात ये भी कही जा रही है क्योंकि पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है, इसी वजह से क्या है बच्चों, वर्षा भी कम हो रही है, क्योंकि बादल को बनने में क्या है बच्चों, पेड़ पौधों की भी भूमिका होती है। ठीक है बच्चों, तो ये भी चीज है। वन क्या करता है, तापमान, पवन की गति को कम करता है, तापमान को कम करता है। ठीक है, और वर्षा की मात्रा को क्या बच्चों, जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां वर्षा की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है, वनों से मृदा को जीवाश्म और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। ठीक है, वनों से मृदा को क्या बच्चों, जीवाश्म। वन बच्चों क्या है, जैसे जो ह्यूमस होता है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी में उत्पादकता बढ़ानी है, तो मिट्टी में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उसमें ह्यूमस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें जीव अवशेष यानी पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं, जब वो टूट कर जब वो मिट्टी में मिल जाती है तो उससे क्या होता है, मिट्टी की उत्पादकता बढ़ जाती है। मिट्टी की क्या होती है बच्चों, उत्पादकता बढ़ जाती है। उसी को कहते हैं मृदा को अब जीवाश्म और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। ये तो आप समझ ही रहे हो, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीव जंतु कहां रहेंगे। आज आप देख लो कि शहरों में तेंदुआ, शेर, बाघ घुस जा रहे हैं और लोगों पर आक्रमण कर रहे हैं। उसके रीजन ये है
कि हम लोग क्या है उनकी क्षेत्र में घुस गए, यानी हमने उनके जंगलों को काट कर घर बना लिया है, तो अब उनके रहने के लिए घर नहीं रह गए, तो शहरों की ओर भाग रहे हैं, वो जहां पर जगह मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी एक चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो वनों से मृदा को जीवाश्म और वन्य जीवों को क्या मिलता है बच्चों, आश्रय मिलता है। वन मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों या पर्यटकों होगा बच्चों, पर्यटकों, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग घूमने जाते, टूरिस्ट जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे आप देखो कि यहां पर जा रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जा रहे हैं लोग, तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, सॉरी ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहां जा रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, वन क्या होते हैं, वन बहुत प्राकृतिक रूप से होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और वहां पर बहुत अच्छी स्वच्छ हवा होती है, बहुत प्राकृतिक होते हैं, बहुत मनोरम लगता है। तो लोग वहां पर भी क्या करते हैं, वहां जो होते हैं, तो वन जो होते हैं वो पर्यटकों को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और उसे क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो पर्यटन को क्या करते हैं बच्चों, बढ़ावा देते हैं। तो ये सब क्या है, वनों का महत्व है बच्चों। वनों का महत्व क्या है बच्चों, ये चीजें समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। वनों बच्चों मैंने आपको बताया, औषधि बच्चों मिलती है वनों से, आयुर्वेदिक के लिए क्या बच्चों, दवाई मिलती है, और आयुर्वेदिक जो होती है उनको क्या है बच्चों, औषधि वहां से प्रदान होती है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो पॉइंट आप। तो इतने पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना समझ गए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और हम आगे बढ़ते हैं। चलो, वनस्पति के प्रकार बच्चों, वनस्पति के प्रकार की जब हम बात करें बच्चों मेरे, तो वनस्पति के 5 प्रकार होते हैं बच्चों, ठीक है। हमारे देश में आप देखो, हमारे देश में निम्नलिखित प्रमुख प्रकार की वनस्पतियों की पहचान की जा सकती है। कौन कौन सी है, तो वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसी को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को ही बच्चों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है बच्चों। ये उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं और दूसरा नम पर्णपाती वन होते हैं। इनको हम बात करके डिस्कस करेंगे। देखो मैं यहां पे लिखते चल रहा हूं ताकि आपको और क्लियरिटी हो चले। देखो जब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो इसी को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। और ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। ये कितने प्रकार के, एक आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, या आर्द्र पर्णपाती वन लिख दे रहा हूं मैं, पर्णपाती वन, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों शुष्क पर्णपाती वन। तो ये 2 प्रकार के होते हैं पर्णपाती वन, इनके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आगे है, ठीक है, वन, ठीक है। तीसरा बच्चों उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़िया वन, ये आपको रेगिस्तानी इलाके में मिलेंगे। पर्वतीय वन ये उत्तर भारत के मैदान जो राज्य है वहां मिलेंगे। मैंग्रोव वन ये आपको डेल्टाई क्षेत्रों में मिलेंगे। तो ये 5 प्रकार के जो वन है ये हमें देखने को मिलते हैं भारत में या पूरे विश्व में, तो हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े बच्चों। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखो जब भी कभी हम वनों की बात करने वाले हैं तो वनों में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, हम ये आपको समझना होगा। सबसे पहले वनों को यह समझना होगा कि वो उनके लिए वर्षा की मात्रा, किस प्रकार के वन के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा होती, तो यानी वर्षा की मात्रा हमें देखनी है। दूसरा वो किस क्षेत्र में मिलते हैं ये हमें देखना है। तीसरा वो कौन कौन से महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। चौथा वहां पर कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं। ये चीजें हमें 4 चीजें जाननी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बारे में ये चीजें जान रहे हैं तो हम क्या है, एक जो भी पेड़ पौधे के जो प्रकार है, वनस्पति के जो प्रकार है, उनके बारे में अच्छे समझ, हमारी एक समझ बन चुकी। क्या क्या चीजें, वर्षा की मात्रा, ठीक है, क्षेत्र किन क्षेत्रों में मिल रहा है, फिर अगर हम बात करें कौन कौन से जीव जंतु मिल रहे हैं वहां उन, ठीक है, और हम ये जाने कि कौन से महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। इन 4 चीजों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखो जब हम बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सदाबहार वन, इन्हीं को मैंने आपको बताया, इन्हीं को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी जहां पर बहुत ज्यादा, लगभग जहां पर 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो रही है ना बच्चों, ये जो वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वहां पर मिलते हैं। और हमारे भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक किन किन क्षेत्रों में वर्षा हो रही, तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का कुमाऊं वाला इलाका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये आपको इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। देखो ये वन पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु तक ही सीमित है। ये वन यहां पर मिलते हैं, मैंने आपको बताया जहां पर भारी वर्षा है, और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमारे भारत के कुछ ही क्षेत्रों में होती है, जैसे मैंने आपको बताया पश्चिमी घाट, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य जिसमें असम आ जाएगा आपका, ठीक है, इसके बाद आपको कुमायूं वाला इलाका है जिसमें उत्तराखंड का क्षेत्र है, ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप भी आ जाएगा, और तमिलनाडु का इलाका है जिसमें आप उत्तर पूर्वी जो हवाएं होती हैं वो जब वापस आती हैं तो क्या करती हैं, वो ठंड के मौसम में बारिश करती है और वह बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पर क्या है ये वर्षा वन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको समझ में आएगा किन किन क्षेत्रों में मिलेंगे। और मैंने आपको बताया इनके लिए वर्षा की मात्रा कितनी, 200 सेंटीमीटर वर्षा जिन क्षेत्रों में मिलती है, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा जिन क्षेत्रों में मिलती है बच्चों वहां पर होता है। तो देखो ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए शुष्क मौसम पाया जाता है। शुष्क मौसम यहां का क्या है, तापमान ज्यादा हो, नमी कम हो, ठीक है, ड्राइनेस होना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों को विकसित होने के लिए मैंने आपको बताया वर्षा की मात्रा तो चाहिए, साथ में अच्छा तापमान भी चाहिए। तो भारत जैसे अगर आप बात करोगे तो भारत में वर्षा भी होती है, 3-4 महीने अच्छी बारिश होती है, इसके बाद यहाँ पर मौसम हल्का ड्राई ठंड का मौसम आएगा, फिर क्या है गर्मी का मौसम आता है, तो शुष्क मौसम भी यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 200 जहां ये उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो, और जहां पर थोड़े समय के लिए क्या बच्चों शुष्क मौसम हो, ठीक है। इन वृक्षों की अगर हम हाइट की बात करें बच्चों, हाइट इन वृक्षों की बच्चों 60 मीटर या उससे अधिक क्या हो बच्चों इनकी हाइट होती है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये काफी लंबे ये जो पेड़ पौधे होते हैं यहाँ के वनों के जो सदाबहार वन होते हैं, इनकी जो लंबाई होती है बहुत ज्यादा होती है, 60 मीटर या इससे अधिक होती है बच्चों, ठीक है। इन वृक्षों में 60 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं ये वृक्ष, ठीक है। देखो और एक बात समझना बच्चों, ये जो पत्ते हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो सदाबहार वन है ना, इनके पत्ते नहीं झड़ते बच्चों, ये इनके पत्ते हमेशा रहते हैं, ये पूरे साल भर क्या है इनमें पत्ते लगे, तो इनके पत्ते चौड़े होते हैं और काफी बड़े होते हैं। देखो इन वनों के पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता, ये वन साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं बच्चों, ठीक है, ये साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है, क्योंकि इनमें हमेशा ही ये हरा भरा रहता है, इसलिए इसको सदाबहार, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। आगे अभी इनके बारे में और डिस्कस करना है कि यहां पर कौन कौन से जीव मिलते हैं। चलो आगे देखो, इन वनों में पाए जाने वाले, देखो बच्चों इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष है, जैसे अबनूस है बच्चों, मेहगोनी है, शीशम है, रबर है और सिंकोना। ये जितने भी जो हमने अभी आपको पेड़ पौधे जो भी वृक्ष के नाम बताए बच्चों ना, ये वृक्ष बच्चों क्या है, ये फर्नीचर उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत महंगे बिकते हैं और ये व्यापारिक महत्व इनका बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करें अबनूस है, शीशम बच्चों, शीशम की लकड़ी आप जानते हो फर्नीचर बनाने का काम आता है, मेहगोनी है, रबर है, सिंकोना, ये बच्चों क्या है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और इनकी हाइट क्या है 660 मीटर से अधिक होती है। और बच्चों ये क्या है बच्चों, इनके पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं, ये हमेशा ही सदाबहार हरे भरे रहते हैं और ये उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो और कुछ समय के लिए क्या बच्चों शुष्क मौसम हो। और वो क्षेत्र कौन कौन से मैंने आपको बताया, तो आपको मैंने बताया पश्चिमी घाट है बच्चों, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में असम इंपॉर्टेंट एक राज्य आ जाएगा, फिर कुमायूं वाला इलाका उत्तराखंड में बच्चों, फिर इसके बाद हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेंगे, लक्षद्वीप की बात करेंगे, तमिलनाडु का तटीय इलाका जो है वहां पर आपको क्या है ये वन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां पर कौन कौन से जीव मिलेंगे बच्चों, तो इन वनों में पाए जाने वाले जानवर हाथी है, बंदर है, लेमूर है, हिरण है आदि, ठीक है, आदि बहुत सारे हैं, लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुत्ता बिल्ली मत लिख देना, ठीक है, कुत्ता नहीं मिलता वो। बात समझ में आ गई, उष्णकटिबंधीय सदाबहार हो गया वन। आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे बच्चों देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वन बच्चों क्या है, ये बच्चों क्या है, ये उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर बच्चों देखो एक चीज समझना हो बच्चों, जब हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करते हैं, ये जो भारत में जो वन मिलते हैं ना, ज्यादातर वन बच्चों क्या है उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वही वन होते हैं। जो भारत के मैदानी इलाके में जो वन आपको देखने को मिल रहे हैं ना बच्चों, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही होते हैं, ठीक है, जहां ठीक है, ये भारत में ज्यादातर विस्तार इन्हीं का है, ठीक है। अब देखो ये भारत में सबसे व्यापक क्षेत्र में फैले हुए हैं, मैंने आपको बताया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। बात करेंगे बच्चों, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बच्चों क्या होता है, ये जब बारिश होती है तो वो उस समय ये बहुत अच्छी बारिश के साथ क्या है बहुत अच्छा इनको बारिश पानी मिलती है, और ये क्या है बच्चों, ये उसमें बहुत हरे भरे रहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, इनके पत्ते नहीं गिरते, उसमें बहुत हरे भरे रहते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, और ये वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में क्या हो बच्चों वर्षा होती। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच क्या है बच्चों
वर्षा होती है। ठीक है, देखो ये वन उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 नहीं बच्चों, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच क्या है वर्षा होती है। ये उन क्षेत्रों में बच्चों क्या है बच्चों, ये विकसित होते हैं। ठीक है, फिर देखो इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं बच्चों। ठीक है, आपने देखा होगा पतझड़ का मौसम आता है बच्चों। पतझड़ का मौसम में क्या होता है, आप सभी जानते हैं, गांव में जो भी रहते हैं वो जानते हैं पतझड़ का मौसम। पतझड़ के मौसम में क्या होता है बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने क्या है पत्ते गिरा देते हैं। और ये 6 से 8 सप्ताह का क्या होता है बच्चों, लगभग 1.5 से 2 महीने का समय होता है जब पेड़ पौधे क्या अपने पत्ते गिरा देते हैं। और उसके बाद फिर क्या है वो हरे भरे हो जाते हैं। जब बारिश आएगी तो फिर ये पेड़ पौधे क्या बच्चों हरे भरे हो जाते हैं, इसीलिए इनको मानसूनी वर्षा भी, मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को 2 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था, आर्द्र या नम पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। जो पर्णपाती वन है वो 2 प्रकार के होते हैं, आर्द्र या नम पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, जब बारिश का मौसम होता है उस समय इनकी अलग विशेषता है, और ये उस समय क्या है, ये आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। और जब गर्मी का मौसम होता है तो शुष्क पर्णपाती वन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसका ले लो बच्चों, इसका ले लो स्क्रीनशॉट और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करें बच्चों आर्द्र या नम पर्णपाती वन की बात करेंगे बच्चों। देखो आर्द्र या नम पर्णपाती वन क्या है। अब देखो आर्द्र पर्णपाती वन क्या है, आर्द्र का मतलब नमी, नमी मतलब कब होगी नमी, तो जब बारिश का मौसम होगा। तो ये वन बच्चों उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर बच्चों 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में क्या है बच्चों वर्षा हो। आर्द्र पर्णपाती वन बच्चों कहां पर मिलेंगे, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में क्या है बच्चों वर्षा हो, वहां पर क्या है बच्चों आपको आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। देखो नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां से 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ऐसे वन ज्यादातर देश के पूर्वी भागों में बच्चों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय की तलहटी बच्चों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर क्या है बच्चों मिलते हैं। सदाबहार वन वाले इलाके छोड़ दिया जाए तो बच्चों उसके बाद जहां पर भी देखोगे आपको ये वन क्या है बच्चों वहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे पूर्वी पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में सदाबहार मिलता है। पश्चिमी घाट का जो पूर्वी इलाका है, कौन सा इलाका बच्चों, तो आपको यहां पर देखो, मैप कहां गया, मैप कहां गया, हाँ ये यहां पर देखो, ये पश्चिमी घाट है बच्चों। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बताया ये पश्चिमी घाट है। और इसके इधर बच्चों अगर हम बात करें यहां पर इस इलाके में ये देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, यहां उत्तराखंड के या जो हिमालय का जो तटीय इलाका है, जो तलहटी वाला जो इलाका, ये वाला जो इलाका है हिमालय का, यहां पर आपको ये वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पर कुछ इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। और ये यहां पर इस वाले इलाके में क्या है आपको बच्चों क्या है ये देखने को मिलेंगे। तो इन क्षेत्रों में क्या बच्चों आर्द्र पर्णपाती या आर्द्र या नम पर्णपाती वन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। जहां पर मैंने आपको ये जो ये दिख रहा है ना, ये सब यहां पर इन सब जगहों पर क्या है बच्चों आपको आर्द्र पर्णपाती जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही। ठीक है, क्लियर बच्चों, चलो ठीक है। सागौन बच्चों इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति बच्चों। सागौन जो है बच्चों ना, ये जो आर्द्र या नम पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है। इनमें देखो बांस है बच्चों, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, अन्य व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। ये सब पेड़ पौधों की ये जो प्राकृतिक वनस्पति, ये जो आर्द्र या नम पर्णपाती वन है, इनमें ये पेड़ पौधे क्या है आपको देखने को, वृक्ष जो है देखने को मिलेंगे बच्चों। बांस है, साल है, शीशम है, चंदन, जैसे आप नॉर्मली जो देखते हो, जो आप नॉर्मली देखते हो ना बच्चों, वही बच्चों जो हम लोग नॉर्मली अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं ना, वही पेड़ क्या है आर्द्र या शुष्क पर्णपाती वन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आम है, आप लोग देखते हैं ना, शीशम है, बांस है, हम लोग नॉर्मली इसको देखते हैं, ये हमारे मैदानी इलाके में देखने को मिलेंगे। जो मैदानी इलाके में जो आम जो पेड़ पौधे देखने को, जो वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं ना बच्चों, वो किस में आ जाएंगे, आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन में आपको देखने को वो आपको मिलेंगे। ठीक है, जो भी आम पेड़ पौधे जो आप नॉर्मली देख रहे हो वो शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन में आ जाएंगे। ठीक है, आप लिख देना, आपके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसका भी एक बार क्या करो बच्चों स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसका भी क्या करो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बताओ शुष्क पर्णपाती वन बच्चों। अब शुष्क पर्णपाती वन कहां है बच्चों, जहां पर बच्चों 170 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। देखो नम पर्णपाती वन, सॉरी ये शुष्क होगा बच्चों, नम नहीं, ये शुष्क होगा, दोनों जगह ही नम लिख दिया। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, यहां पर। ठीक है, फिर देखो ये वन प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले भागों, बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं बच्चों।
ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मैदानी इलाका है वहां पर क्या बच्चों ये जो है वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल और नीम उगते हैं बच्चों। ये आपको देखो जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं बच्चों, जो समानता हम लोग देखते हैं अपने आसपास, वो पेड़ पौधे इसके अंदर आ जाते हैं बच्चों। ठीक है। इन जंगलों में पाए जाने वाले आम जानवर शेर, बाघ, सुअर, हिरण और हाथी। ठीक है। और भी कुत्ता, बिल्ली जो भी आप जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, क्योंकि यहां पर वो भी मिलते हैं। ठीक है। पक्षियों में बच्चों देखो छिपकली है, सांप है, कछुए हैं, ये सब चीजें आपको दिखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट ये है कि कितने वर्षा क्षेत्र है उनका, जो कितने से कितने सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, तो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये उन क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है, जहां पर बच्चों क्या है 70-100 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है। और ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो बच्चों आपका अगर हम बात करें जो प्रायद्वीप का पठारी इलाका है, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो मैदानी इलाका है, इन क्षेत्रों में क्या बच्चों शुष्क पर्णपाती वन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, कांटेदार वन एवं झाड़ियां बच्चों, कांटेदार वन एवं झाड़ियां बच्चों कहां पर मिलेंगे, जहां पर वो एक तो देखो, एक तो ये रेगिस्तानी इलाके मिलते हैं, पहली बात तो ये, यानी राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है उन क्षेत्रों में बच्चों क्या है आपको कांटेदार वन या झाड़ियां मिलेंगी। दूसरी बात यह बच्चों कि ये बच्चों कहां पर आपको, ये जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जिस इलाके में, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, वहां पर आपको कांटेदार वन और झाड़ियां मिलती है। और भारत में राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर 70 सेंटीमीटर से क्या होती है बच्चों, वर्षा कम होती है। ठीक है। देखो यहां पर देखो, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पतियों में कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। अब देखो, इस प्रकार की वनस्पतियां देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। और उत्तर पश्चिमी भागों में आपको देख लो बच्चों कहां कहां मिलेगी बच्चों, तो ये जो आपका जो उत्तर पश्चिम, जैसे गुजरात का उत्तरी इलाका है, ठीक है, राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, हरियाणा का दक्षिणी इलाका है, यूपी का पश्चिमी इलाका है, ठीक है, यहां पर क्या बच्चों मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका है, ये सब जो बच्चों क्षेत्र है ना बच्चों, यहां पर आपको क्या है ये वन आपको दिखने को मिलेगा। देखो उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जिनमें देखो बच्चों गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल है। ठीक है। ज्यादातर इनका विस्तार कहां है, तो ज्यादातर राजस्थान में है, लेकिन उसके अलावा आपको हरियाणा के दक्षिणी भाग में, गुजरात के उत्तरी भाग में, ठीक है, यूपी के पश्चिमी इलाका भाग में, और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाका और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में क्या है बच्चों ये वन जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। देखो इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं और इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है बच्चों। देखो कटीले वन की बच्चों एक विशेषता होती है, ये पेड़ एक तो देखो सबसे बड़ी बात, इन पेड़ की लंबाई ज्यादा नहीं होगी, बहुत कम लंबे होते हैं। दूसरी, इन पेड़ों की जो जड़ें हैं बहुत गहरी होती है। रीजन भी कि इन इलाकों में बारिश कम होती है, बारिश कम होने की वजह से क्या होता है, जल का जो स्तर है, भूमि का जो जल है वो बहुत अंदर होता है, तो जल की तलाश में क्या है इन पेड़ों की जड़ें क्या है बहुत अंदर तक चली जाती हैं। ठीक है। दूसरी बात, इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं और मोटी होती हैं, छोटी होंगी और मोटी होंगी। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पत्तियों से क्या है जल का अवशोषण ना करे, इस वजह से क्या है बच्चों प्रकाश संश्लेषण कम हो, इसी वजह से क्या है बच्चों इन पेड़ों की पत्तियां जो छोटी और मोटी होती हैं, और पेड़ इन पेड़ों की बच्चों क्या जड़ें क्या बच्चों गहरी होती है। रीजन भी यहां पर बारिश कम होती है, बारिश कम होने की वजह से क्या होता है भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे होता है और जल की तलाश में पेड़ों की जो जड़ें हैं बहुत अंदर तक जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। और बहुत छोटे पेड़ होते हैं, ज्यादा लंबे पेड़ नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इनको एक बार इसका क्या करो बच्चों स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, मैंने आपको बताया वाष्पीकरण को कम करने के लिए पत्तियां अधिकतर मोटी और छोटी होती है। मैंने आपको बताया वाष्पीकरण कम हो, प्रकाश संश्लेषण कम हो, इसकी वजह से क्या बच्चों ये क्या करती हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं, कांटेदार जो वन होते हैं, इनकी पत्तियां छोटी और मोटी होती हैं, गद्देदार होती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखो कैक्टस है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा खजूर है, ठीक है, और बेर का पेड़ है, बेरी का पेड़ है, ये सब पत्तियां देखो छोटी होती है। कैक्टस का जो गद्देदार होता है बहुत मोटा होता है। देखो पेड़ देखो बबूल है, ताड़ है, यूफोरबिया है और कैक्टस यहाँ की मुख्य वनस्पति प्रजातियां हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर है चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, शेर, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट, ये सब आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, आप लिख देना बच्चों जंगली गधा, ऊंट, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब लिख देना, बस आपके हो गया काम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें बच्चों पर्वतीय वन। अब देखो पर्वतीय वन की जब भी हम बात करें बच्चों तो ये कहां मिलेंगे,
ये उन इलाकों में मिलेंगे जहां पर माउंटेन है, जहां पर पर्वत है, जैसे उत्तर भारत का मैदान, सॉरी उत्तर में जो हिमालय है बच्चों, जो उत्तर में हिमालय है, इन क्षेत्रों में क्या है बच्चों, ये पर्वतीय वन मिलते हैं। लेकिन एक बात यहां पर ये समझना बच्चों, जो पर्वतीय वन है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे टुंडा वन होते हैं, टुंड्रा वन होते हैं, अल्पाइन वन होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है वन अलग अलग, क्योंकि जो पर्वत है बच्चों ना, उसकी ऊंचाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, तो ऊंचाई के आधार पर क्या है, वहां पर क्या है, वनों का कई प्रकार से वर्गीकरण कर दिया गया है, ठीक है। आपको ज्यादा डिटेल से तो नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको समझती हुई चलनी है, ठीक है बच्चों, समझ में आना चाहिए। यानी हम भारत के कौन से वाले भाग की बात करने जा रहे हैं, तो जो हिमालय वाला जो इलाका है ना बच्चों, उस इलाके में ये पर्वतीय वन आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर क्या है बच्चों, एक तो तापमान कम होता है, क्योंकि हाइट ज्यादा है, तापमान कम होने की वजह से बच्चों क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर जो वन होते हैं उनकी बात हम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी, देखो मैंने आपको बताया, तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में भी अंतर दिखाई देता है। यानी जैसे जैसे हम हाइट की ओर बढ़ते जाएंगे, हिमालय पर जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे, वहां पर क्या है, वनस्पति के जो प्रकार है उनमें अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे 15,000, देखो जैसे आप देखो आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन, आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन, यानी ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है ना बच्चों, उसके ऊपर वाला जो इलाका है ना, उसको आर्द्र शीतोष्ण वन का क्षेत्र आ गया, शीतोष्ण वन का क्षेत्र है। अब उन क्षेत्रों में क्या बच्चों, आर्द्र शीतोष्ण वन मिलते हैं, और यह कहां पर है बच्चों, 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण वन बच्चों कहां पाए जाते हैं, जहां पर 1000 मीटर से 2000 मीटर के बीच में जो ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें बच्चों क्या होता है, इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष की प्रधानता है। ये दो वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओक और चेस्टनट। कौन से बच्चों, ये आर्द्र शीतोष्ण वन है, ये कहां पर पाए जाते हैं, ये 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र मिलते हैं। इनमें कौन से प्रमुख वृक्ष आते हैं, ओक और चेस्टनट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आगे और हाइट बढ़ी, और हाइट बढ़ी तो जैसे 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष होते हैं। अब शंकुधारी वृक्ष का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों शंकुधारी वृक्ष कैसे होते हैं बच्चों, इनका शेप देखो, शंकुधारी मतलब इनके वृक्ष ऐसे होते हैं, हरे कलर से बनाते हैं, क्योंकि ग्रीन हम लोग, पेड़ ग्रीन होते हैं ना, हरे कलर से ऐसे होते हैं ये पेड़, ऐसे होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं बच्चों, रीजन बीइंग यहां पर क्या होता है, हिम वर्षा होती है। अब हिम वर्षा होती है, अगर पेड़ ऐसे घने हो बच्चों, तो वर्षा, हिम वर्षा जो है, बर्फ जो है इनके ऊपर जम जाए। अब ये शंकुधारी इसलिए होता है क्योंकि जब हिम वर्षा होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बर्फ गिरती है, जो बर्फ की वर्षा होती है, वो इन पर रुक नहीं पाती और ये नीचे चली जाती है। और यहां पर क्या होता है, इसी वजह से यहां पर शंकुधारी जो है वन पाए जाते हैं। अब देखो शंकुधारी वन क्यों ऊपर ही, क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा हाइट हो गई, 1500 से लेकर बच्चों अगर हम बात करें 3000 मीटर के आसपास हाइट हो गई बच्चों। अब यहां पर इतने ज्यादा हाइट पर आप चले गए, अब इतने ज्यादा हाइट पर जब आप जाओगे तो वहां पर तापमान कम हो जाएगा, तापमान कम होगा यानी टेम्परेचर, तापमान कम हो गया, तापमान कम होगा तो वहां पर क्या हो रहा है, ठंड के मौसम में हिम वर्षा होती है। अब हिम वर्षा होगी तो पेड़ पौधों को अपना बचाव करना है, बचाव करना है तो क्या होगा, उनको ऐसा अपना शेप रखना होगा कि ताकि बर्फ जो है उनके ऊपर ना रुके। अब जब बर्फ ना रुके तो उसके लिए क्या है, इन पेड़ों का शेप कुछ इस तरीके का होता है, अपने आप ये इस तरीके से विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों, शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। जैसे बच्चों इसमें कौन कौन से आते हैं बच्चों, चीड़ है, देवदार है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, सीडर है, आदि पाए जाते हैं। इसमें दो तीन मैं आपको बता दूं, देवदार, सीडर और चीड़ बच्चों, ये तीन पेड़ आपको याद रखना है कि जो शंकुधारी वन में कौन कौन आते हैं, तो चीड़ है, देवदार है और दूसरा सीडर है। ये तीन वृक्ष आपको याद रखना है कि शंकुधारी वन के अंदर आते हैं। और आर्द्र शीतोष्ण वन के अंदर कौन आते हैं, ओक और चेस्टनट, ठीक है, ये दो पेड़ उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम पर्वतीय वन के बारे में मैंने आपको बताया कि हाइट के अकॉर्डिंग क्या है, यहां पर पर्वतीय वन अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बच्चों, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक। चलो अब देखो ये वन जो भी ये कौन से वन है बच्चों, तो ये जो आपको जो शंकुधारी वन है ये कहां मिलेंगे, देखो ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मिलेगा, ठीक है। अब देखो उच्च ऊंचाई पर सामान्यतः समुद्र तल से 3600 मीटर, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले पढ़ाते समय मैंने कहा था कि जो अल्पाइन जो वृक्ष हैं, जो अल्पाइन जो प्रजाति है पेड़ पौधों की, वो कहां पे मिलेगी, मैं आपको वो 3600 मीटर से या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या बच्चों, अल्पाइन के वृक्ष होते हैं। और ये अल्पाइन जो वृक्ष होते हैं बच्चों यहां पर, क्योंकि यहां पर घास के मैदान नहीं मिलेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेंगे, यहां पर आपको यही देखने को मिलेगा। इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति उगाती है, जैसे जूनिपर व बर्च इन वृक्षों के मुख्य वृक्ष हैं।
इन वनों के क्या है बच्चों, मुख्य वृक्ष कौन कौन से, जूनिपर और बर्च। ये कौन से बच्चों, अल्पाइन वनस्पति में आते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3600 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर क्या होते हैं, अल्पाइन वनस्पति उगती है। ठीक है, इन वनों में बच्चों देखो कश्मीरी हिरण है, ठीक है, इसको कश्मीरी मृग भी बोलते हैं, चित्तीदार हिरण है, जंगली भेड़ है, खरगोश, याक आप जानते हो, हिम तेंदुआ ये सब जानते हो, गिलहरी है बच्चों, भालू है, दुर्लभ लाल पांडा है, लाल पंडा बच्चों, मोटे बालों वाली भेड़ है, बकरी, मतलब वो जीव जंतु आपको मिलेंगे जो ठंडी में सरवाइव कर पाए। सीधी सी बात है, इन वृक्षों में या इन वनों में वो जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे जो ठंड के मौसम में सरवाइव कर पाए। यानी आपको याक मिल जाएगा, क्योंकि उनके जिनमें बाल, जिन जीव जंतु के ऊपर शरीर पर बाल बहुत ज्यादा होंगे, वो जीव जंतु यहां पर सर्वाइव कर पाएंगे, वहां पर जीवित रह पाएंगे, और वही जीव जंतु आपको मिलेंगे। जैसे हिम तेंदुआ है बच्चों, याक है, लंबे बालों वाली भेड़ है, या बकरियां हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो कश्मीरी हिरण है, ये सब चीजें आपको वहां पर मिलेंगी बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाएं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ जाएं। चलो अब मैंग्रोव वन की बात करें बच्चों। देखो मैंग्रोव वन बच्चों, ये क्या बच्चों, मैंग्रोव वन को बच्चों ज्वारीय वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये उन इलाकों में मिलेंगे जहां पर ज्वार आते हैं, जहां पर ज्वारीय तट होता है, वहां पर क्या बच्चों ये वन मिलेंगे, इसीलिए मैंग्रोव वन को क्या बच्चों ज्वारीय वन भी कहा जाता है। ठीक है, देखो मैंग्रोव ज्वारीय वन ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जहां पर ज्वार ज्यादा आते हैं वहीं पर ये वन आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जब भी ज्वार आते हैं ना, ज्वार अपने साथ क्या होता है बच्चों, बहुत सारा जो गाद है, जो बहुत सारा सेडिमेंट है, बहुत सारा अवसाद है मिट्टीदार, वो अपने साथ लेकर आता है, कीचड़ है, वो क्या करता है उन इलाकों में जमा कर देता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है वो इलाका जो है बहुत उपजाऊ हो जाता है। ऐसे तटों पर कीचड़ और गाद जमा हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। ये बात एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी जो जड़ है ना बच्चों, इनकी जड़ें पानी के नीचे डूबी होती है, और इनका पेड़ का कुछ ना कुछ हिस्सा बाहर, पानी के बाहर रहता ही रहता है। इनकी जड़ें क्या है, पानी के नीचे डूबी रहती है। ठीक है, जैसे अब ये कहां मिलते हैं बच्चों, तो ये वहां पर मिलेंगे जहां पर डेल्टाई क्षेत्र है। जो भी बड़ी बड़ी भारत की मुख्य नदियां हैं, उन क्षेत्रों के डेल्टाई वाले इलाकों में क्या है बच्चों, मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेगा। चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां हैं बच्चों ना, इन नदियों के डेल्टाई वाले इलाके में, यानी नीचे वाले इलाके में क्या है, आपको मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेगा बच्चों। देखो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में यह वनस्पति मिलती है। ठीक है, अब बच्चों देखो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में एक सुंदरी वृक्ष है बच्चों। सुंदरी वृक्ष का आपने नाम सुना होगा। सुंदरवन डेल्टा बच्चों उसी सुंदरी वृक्ष के नाम पर पड़ा है। सुंदरी एक प्रजाति है, वृक्ष की एक प्रजाति है, जो कहां मिलती है, सुंदरवन डेल्टा में बहुत अधिकांश मात्रा में मिलती है। इसी वजह से उस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया बच्चों, सुंदरवन डेल्टा रख दिया। तो देखो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। इसी सुंदरी वृक्ष के नाम पर क्या बच्चों, जो वो डेल्टा उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ गया है। सुंदरवन डेल्टा पड़ गया है। ठीक है, उस डेल्टा का नाम, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो डेल्टा है, जिससे बना डेल्टा है, उसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। क्यों? क्योंकि वहां पर सुंदरी वृक्ष पाई जाती है। उसी सुंदरी वृक्ष के नाम पर क्या है, उस डेल्टा का नाम क्या रख दिया है, सुंदरवन डेल्टा रख दिया। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, क्लियर है बात ये? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर कौन कौन से पेड़ मिलेंगे, तो देखो यहां पर नारियल है, ताड़ है, केवड़ा है, अंगार की वृक्ष भी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर मैंने आपको बताया यहां पर मिलता है, आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इन जंगलों का एक प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए हैं, घड़ियाल हैं, कई प्रकार के सांप भी इन वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव वन में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है बात? आगे बढ़े बच्चों, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो अब वन्य जीव की बात करेंगे। हमारे भारत में अभी हमने वनस्पति की बात कर ली, अब हम देखेंगे कौन कौन से वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं। तो बच्चों आप देखो कि भारत में कौन कौन से वन्य जीव की प्रजाति, देखो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया कि 90,000 हमारे यहाँ क्या वनस्पतियों की प्रजाति है, लगभग 90,000 क्या है वनस्पति की प्रजातियां हैं। देश में लगभग 90,000 पशु प्रजातियां, 2,000 पक्षी प्रजातियां, 2546 मछलियों की प्रजातियां, और दुनिया की 5 से 8% उभयचर। उभयचर मतलब जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हो। उभयचर का मतलब होता है जो जल, ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, उन्हें उभयचर, जैसे कछुआ है, जैसे घड़ियाल है, ये उभयचर होते हैं। ठीक है, सरीसृप और स्तनधारी पाए जाते हैं। ठीक है, 5 से 8% उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी पाए जाते हैं।
और 2000 के आसपास पक्षियों की प्रजातियां हैं, 2546 के आसपास मछलियों की प्रजातियां और 90,000 पशुओं की प्रजातियां हैं बच्चों भारत में पाई जाती हैं। ये वन्य जीव की बात है, ये डाटा है बच्चों, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता हूं, इसलिए इसमें कोई मैं ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता। रीजन बीइंग ये एक डाटा है, फैक्चुअल डाटा है, इसमें हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हालांकि मैंने आपको बताया कि इसमें परिवर्तन हो चुका है क्योंकि ये एनसीईआरटी पुरानी है और ये डाटा जो है दिन प्रतिदिन बदल रहा है, तो इसमें परिवर्तन हो गया, लेकिन मोटा मोटा आप इतना ही जान के चलो। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। वेरी गुड। भारत में वन्य जीवों का वितरण बच्चों, देखो भारत में अलग अलग क्षेत्र में क्या है, अलग अलग वन्य जीव मिलते हैं। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो भारत में एशियाई शेर मिलता है, एशियाई शेर। एशियाई शेर बच्चों भारत के हर एक क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, तो वो गुजरात के गिर वन में मिलता है। ऐसे बच्चों क्या है, एक सींग वाला गेंडा बच्चों, एक सींग वाला गेंडा क्या है भारत के हर क्षेत्र में नहीं मिलता बच्चों, वो सिर्फ असम और पश्चिम बंगाल के इलाके में मिलता है बच्चों। ऐसे बच्चों हाथी है बच्चों, हाथी आपको भारत के हर क्षेत्र में नहीं मिलेगा बच्चों, वो आपको दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु या नीलगिरी जो पर्वत है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी जीव जंतु है बच्चों वो भारत के हर एक क्षेत्र में, जैसे ऊंट है बच्चों, ऊंट भारत के हर क्षेत्र में नहीं मिलता, ऊंट राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मिलता है। तो जो जीव जंतु है वो भारत के किसी क्षेत्र विशेष में मिल रहे हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो भारत में हर जगह देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे हैं जो कुछ विशेष क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे जहां पर उनकी क्लाइमेटिक स्थिति है। जैसे हिम तेंदुआ बच्चों, हिम तेंदुआ आपको पर्वतीय इलाके में देखने को मिलेगा, आपको हर जगह नहीं मिलेगा। आपको जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर हिम तेंदुआ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन भारत के अदर क्षेत्र में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको यही बात करनी है कि जो भारत में जो वन्य जीव हैं वो उनका वितरण किस प्रकार का। तो देखो हाथी की जब हम बात करें बच्चों, देखो हाथी असम है, कर्नाटक और केरल के गर्म आर्द्र जंगलों में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये नीलगिरी जो पर्वत है बच्चों ना, यहां पर आपको हाथी बहुत बड़े मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, ऐसी बच्चों मैंने आपको बताया कि एक सींग वाले जो गेंडे हैं वो असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस जिसको बोलते हैं, वन हॉर्न राइनोसोरस असम में जो मानस, ठीक है ना, मानस अभ्यारण्य है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या है बच्चों, ये एक सिंग गेंडे के लिए क्या है बच्चों, फेमस है। ठीक है, कच्छ का रण बच्चों, कच्छ के रण जो है बच्चों गुजरात में, यहां पर क्या है बच्चों, जंगली गधा मिलता है बच्चों, जंगली गधों का निवास स्थान है। जबकि राजस्थान थार रेगिस्तान ऊंटों का निवास स्थान है। मैंने को बताया ना, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में ऊंट मिलते हैं और जो कच्छ का रण है वहां पर जंगली गधे मिलते हैं बच्चों। ठीक है, भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात का गिर वन है, मैंने आपको अभी समझाया थोड़ी देर पहले। फिर देखो बाघ बच्चों को मध्य प्रदेश के जंगलों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र, हर जानवर जो है भारत के हर क्षेत्र में मिल रहा है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो भारत के हर क्षेत्र में मिलेंगे, जैसे कुत्ता बिल्ली, ठीक है, ये आपको हर क्षेत्र, गाय भैंस, ये आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें वही क्या कहते हैं, हाथी की बात कर लें, शेर की बात कर लें, हिम तेंदुओं की बात कर लें, ऊंट की बात कर लें, जंगली गधे की बात कर लें, एक सिंग वाले गेंडे की बात कर लें, बाघ की बात कर लें, ये हर क्षेत्र में नहीं मिलेंगे, ये कुछ विशेष क्षेत्र मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भारतीय जो एशियाई शेर है वो आपको कहां मिलेगा, तो वो आपको भारत के गिर नेशनल पार्क, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में मिलेगा। जंगली गधा है वो आपको गुजरात के कच्छ के रण जो है वहां मिलेगा। राजस्थान का जो ऊंट कहां मिलेगा आपको, तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। हाथी जो है आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और जो असम के जो जंगली इलाके वहां आपको देखने को मिलेगा। एक सिंग वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल के वनों में मिलेगा। बंगाल रॉयल टाइगर आपको कहां मिलेगा, तो आपको सुंदरबन डेल्टा में देखने को मिलेगा। तो ये क्या है बच्चों, ये वनों का क्या है बच्चों, सॉरी भारतीय वन्य जीवों का क्या है, वितरण है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब और देख लो, और देखो यहां पर और भी चीजें हैं। लद्दाख के बर्फीले ऊंचे क्षेत्र, याक है, झाबरा सिंह वाले जंगली बैल है, तिब्बती मृग है, ठीक है, भराल नीली भेड़ जिसको बोलते हैं, जंगली भेड़ और कियांग तिब्बती जंगली गधा का घर है। अब ये सब चीजें आपको याद करनी नहीं है, बस एक बार नजर घुमा के देख लेना। ठीक है, रटने मत भेज जाना। नदियों, झीलों और तटीय क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं, ये सब तो आप समझ ही रहे हो। मोर है, तीतर है, बतख है, तोता है, सारस है, कबूतर, देश के जंगलों और आर्द्र भूमि में रहने वाले कुछ पक्षी। अब ये सारी चीजें आपको जान रहे हो बच्चों। इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों, इंपॉर्टेंट ये था, इसको समझना है। ये सब चीजें तो आप समझ ही रहे हो कि तट के इलाके में कहां कहां क्या क्या मिलता है। हालांकि इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलो। अब बच्चों वन्य जीवों को खतरा क्या है बच्चों, खतरा बच्चों क्योंकि भारत में अगर हमने बात की, मैंने आपको बताया कि भारत जो है जैव विविधता के क्षेत्र में एक धनी देश है और भारत में बहुत अधिक मात्रा में आप देखो कि
जीव जंतु और पेड़ पौधों की क्या है आपको प्रजातियां मिलेगी। मैंने आपको बताया 90,000 प्रकार की जो पशुओं की प्रजातियां, 47,000 के आसपास क्या कहते हैं ये पादप की प्रजातियां हैं। अब इतनी अधिक प्रजातियां होने की वजह से क्या है भारत एक धनी देश है। लेकिन क्या है बच्चों, जो आज विकास की जो एक दौड़ चल रही है, उस विकास की दौड़ में क्या है हमने जो जैव विविधता है या जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जो विविधता है उसमें क्या है उसको बच्चों बहुत बड़ा खतरा हो गया है। और खतरा होने की वजह से क्या है बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो पृथ्वी से या भारत से क्या है बच्चों विलुप्त हो चुकी हैं। बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो भारत से विलुप्त हो चुकी हैं और बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन पर बहुत बड़ा डेंजर, उन पर क्या है खतरा। खतरा क्यों है? क्योंकि मानव जो है अपनी लालच के अकॉर्डिंग क्या है वनों को कटाई कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है। ठीक है, उन सब वजह से क्या है बच्चों इनको क्या है बहुत बड़ा खतरा होता जा रहा है। ठीक है, तो खतरे के बारे में बात करने वाले बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र में हर प्रजाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एक खाद्य श्रृंखला है, कोई अगर एक भी प्रजाति अगर पृथ्वी से नष्ट हो जाती है तो खाद्य श्रृंखला क्या है डिसबैलेंस हो जाएगी और जो विविधता है, जैविक विविधता, वो भी क्या है खतरे में हो जाएगी, क्योंकि हर एक प्रजाति किसी दूसरे प्रजाति पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण आवश्यक है। लगभग 1300 पौधों की प्रजातियां खतरे में, मैंने आपको बताया बहुत सारी, और 20 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी। अब देख लो, अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो कई प्रजातियां क्या है बच्चों विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, प्रकृति के लिए इस बड़े खतरे के मुख्य कारण है ना, क्या कारण है? वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए शिकार करना, जानवरों का शिकार करना बच्चों। जैसे बच्चों देखो, बाघ का, पहले लोग क्या करते थे, बाघों का शौक से शिकार करते थे। अब बाघों का शिकार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जो शरीर के जो अंग हैं वो अंग बहुत महंगे मिलते हैं, आंखून बहुत महंगे बिकते हैं, खाल उनकी बहुत महंगी बिकती है, तो इसलिए क्या हो रहा है उनका शिकार हो रहा है। हाथी के दांत, हाथी का शिकार, क्योंकि हाथी के दांतों का क्या है ज्वेलरी बन रही है बच्चों। ठीक है, आभूषण बन रहे हैं उसकी। तो ये सब क्या बच्चों इनका शिकार कर रहे हैं, जंग जो पक्षी होते हैं उनका शिकार हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका क्या है बच्चों, उनकी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही है, वो क्या है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जो शिकार कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, उससे क्या है बच्चों एक खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, जैसे आपने देखो चंदन की तस्करी, आपने देखोगे ना पुष्पा, झुकेगा नहीं साला वाला मूवी है ना, पुष्पा मूवी देखी आपने, तो उसमें क्या चंदन की तस्करी हो रही। अब चंदन की तस्करी हो रही तो चंदन के पेड़ की इतनी ज्यादा कटाई धीरे धीरे क्या होगा, चंदन के पेड़ गायब हो जाएंगे, पृथ्वी से, भारत से गायब हो जाएंगे। तो यही चीज हो रही ना, जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए क्या है अवैध तरीके से क्या है बच्चों शिकार वनों की कटाई की जा रही है। ठीक है, ये कारण है बच्चों। दूसरा, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रदूषण। अब जैसे क्या है हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे क्या है पेस्टिसाइड मिला रहे हैं, बहुत सारे रासायनिक उद्योग लगा रहे हैं। अब उन उद्योगों का पानी है, उन उद्योगों का कचरा है बच्चों, जंगलों में नदियों में बहा दे रहे हैं। उसकी वजह से नदी में रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो जा रहे हैं। जंगलों में जो बहुत सारे जीव जंतु उस रासायनिक कचरे को खाकर क्या है नष्ट, उनका पेट खराब हो जा रहा है, वो उनकी तबियत खराब हो और वो उनका डेथ हो जा रही है। तो ये सब भी क्या है बच्चों, रासायनिक और जो अपशिष्ट जो कचरा है बच्चों, वो भी क्या है बच्चों इनके कारण क्या हो रहा है बच्चों, प्रदूषण के कारण क्या है बच्चों, इनको खतरा हो रहा है। तीसरा बच्चों, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां बच्चों जो भारत में पहले नहीं पाई जाती, लेकिन वो अब भारत में आ गई, और वो प्रजातियां क्या कर रही हैं, वो वहां के जो जिस क्षेत्र में वो गई उन क्षेत्र में कुछ मूलता, जो वहां की जो मूल प्रजाति थी उन प्रजातियों को क्या वहां पर वो खत्म कर दे रही। जैसे बच्चों पहले एक झाड़ी हुआ करती थी बच्चों, आपने ध्यान, कुछ समय पहले की बात है, आज से 10-12 साल पहले की, एक व्हाइट उसमें फूल छोटा सा गोभी के फूल की तरह निकलता था। पहले वो भारत में नहीं पाया जाता था, अचानक पता नहीं वो कहां से आ गया। उसने क्या किया, उसने आसपास के जितने भी घास वाले जो पेड़ पौधे थे उन सबको नष्ट कर दिया और पूरे पूरे इलाके में उग रहा था। अब इससे क्या हो रहा, वो जो वहां की मूल जो प्रजाति थी वो गायब हो गई और जो विदेशी प्रजाति थी वो बढ़ गई। जैसे इसी तरीके से बच्चों क्या था कि एक ऑस्ट्रेलिया में बच्चों एक कैक्टस तरह का एक जीव आया, पता नहीं कहां से आ गया वो ऑस्ट्रेलिया में, और वहां उसने क्या कर दिया, उसने वहां आसपास के सारे पेड़ पौधे की जो छोटे छोटे पेड़ पौधे सबको खा जा रहा था बहुत मात्रा में। वो क्या, अब ये विदेशी प्रजाति, अब इस विदेशी प्रजाति से क्या होता है, जो वहां की जो मूल प्रजाति उसको खतरा हो जा रहा है। तो विदेशी प्रजाति का प्रवेश बच्चों, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी क्या करता है, ये एक खतरा बन जाता है। ठीक है, खेती और आवास के लिए जंगलों की तेजी से कटाई एक तो एक कारण है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेड़ पौधे तो नष्ट हो ही रहे हैं, दूसरा जो जीवों का निवास है वो भी नष्ट हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या की खाद्य श्रृंखला की जो खाद्य की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ रहा है, वनों की सफाई करनी पड़ी, भूमि का क्षेत्र बढ़ाना पड़ रहा है। भूमि के क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा, वनों की कटाई। अब जब वनों की कटाई करोगे तो पेड़ पौधे तो नष्ट होंगे ही होंगे, साथ में वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु है, जिनका निवास है, वो भी क्या है, खतरे में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 कारण है बच्चों जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वन्य जीवों को बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। पहला, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पेड़ों की कटाई करना और जानवरों का शिकार करना। दूसरा, रासायनिक और
औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रदूषण जो हो रहा है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण बच्चों, बढ़ती जनसंख्या के आवास के लिए बच्चों, खेती और आवास के लिए बच्चों क्या है, जंगलों की कटाई करना। ये 4 कारण क्या है, मेनली क्या है, वनों के लिए क्या है बच्चों, या जीव जंतुओं के लिए क्या है बच्चों, बहुत बड़ा खतरा होता जा रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीन छोड़ लो और हम आगे बढ़े, इसका स्क्रीन छोड़ लो फिर हम आगे बढ़ जाएं बच्चों। चलो अब हम देखते हैं बच्चों की जो भारत सरकार है या हमारी जो सरकार ने वनों और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए या उनका प्रोटेक्शन करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, हम उनके बारे में डिस्कस किएंगे। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले कदम भारत सरकार ने 1972 में उठाया, जब भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लेकर आई, जिसमें क्या हुआ, जिसमें अवैध शिकार, अवैध हंटिंग या इलीगल हंटिंग या अवैध शिकार पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया गया। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए शिकार करना प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे क्या हुआ, इससे बहुत मात्रा में क्या है, जीव जंतुओं पेड़ पौधों की क्या है बच्चों रक्षा हो पाई। ये कब लेकर आई भारत सरकार, तो भारत सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लेकर आई। इसके तहत क्या कर दिया, अवैध शिकार और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए शिकार क्या कर दिया बच्चों, अवैध कर दिया गया, उसको इलीगल घोषित कर दिया गया। दूसरा बच्चों अगर हम बात करें तो जो वाणिज्यिक जो व्यापार करना, जो जीव जंतु का व्यापार करना किसी तरीके का, वो भी क्या है बच्चों अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो वनस्पतियों और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्या है बच्चों, ये बच्चों ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए वो क्षेत्र बना दिए जाते हैं, और वहां पर क्या है, वहां पर किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी बैन कर दी जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस क्षेत्र की क्या है, जो जीव जंतु जो भी पेड़ पौधे हैं वो संरक्षित हो पाए। इसीलिए क्या है बच्चों 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। जैसे बच्चों कौन कौन से है तो मैं आपको बता दूं, जैसे नंदा देवी है, नीलगिरी है, नौक्रैक है, ग्रेट निकोबार है, मानस, ये असम में है, ये अंडमान निकोबार में है, ये मेघालय में है, ये केरल और कर्नाटक तमिलनाडु में है, ये उत्तराखंड में है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या है बच्चों, कुछ क्या कर्म बनाएंगे, 18 बायोस्फीयर, सब मैंने नहीं लिखे, 4-5 इंपॉर्टेंट लिख दिए बच्चों। ठीक है, फिर इसी तरह देखो 1992 में से भारत सरकार द्वारा बॉटनिकल गार्डनों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। इन बॉटनिकल गार्डन में एक तो जो पेड़ पौधों की जो प्रजातियां उनको संरक्षित करने के लिए आजकल देखो बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं उनके वहां भी क्या है बॉटनिकल गार्डन बनाए जाते हैं, और वहां पर अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, और इसके लिए क्या है सरकार क्या है उनको वित्तीय सहायता देती है, उनको संरक्षित करने के लिए करती है। ठीक है, तो ये कब से सरकार ने शुरू किया, तो 1992 में बॉटनिकल गार्डन बनाकर पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए बच्चों एक योजना चलाई गई। ठीक है, और आजकल ये बहुत सफल भी हुआ। ठीक है, और इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ग्रामीण समुदाय को भी सरकार ने जोड़ा, इसमें एनजीओ को भी सरकार ने जोड़ा, ताकि क्या है ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को क्या है बच्चों बचाया जा सके। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बच्चों आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जो भी, जैसे देखो होता क्या बच्चों ना, जब भी हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, शिकार हो रहे हैं, अवैध शिकार हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पेड़ पौधे जीव जंतु जो है वो खतरे में हो रहे हैं। अब उनको बचाने के लिए कि उनकी जनसंख्या ऐसी तो नहीं कि गायब होती जा रही, धीरे धीरे कम होती जा रही, और उन पर सरकार की या हमारे देश के लोगों की क्या है नजर नहीं है। अब सरकार उन पर नजर रखने के लिए क्या है, उनके लिए अलग अलग उनकी काउंटिंग कराती है, उनकी गिनती कराती है। पहले तो गिनती कराने के बाद पता चलता है कि इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है, अब ये क्रिटिकल है या इन अति संकटग्रस्त है, डेंजर्ड है, ये सब होती है, लिस्ट होती है, आगे 10 में पढ़ोगे इसको। ठीक है, अभी मैं बताना नहीं चाहता, 7-8 तरीके की लिस्ट होती है। ठीक है, जैसे इसमें लुप्त प्रजाति है। अब ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा संकटग्रस्त प्रजाति है, अति संकटग्रस्त प्रजाति है। अब अगर संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त प्रजाति है तो उनको संरक्षित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब उनको संरक्षित करने की जरूरत है तो उनको कैसे संरक्षित किया जाए, तो भाई उनके लिए अलग अलग टाइप प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया 1973 में बच्चों क्या है प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। जब प्रोजेक्ट टाइगर, देखो आपको पता जानकर हैरानी होगी, 1950 के आसपास अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ लगभग 50,000 के आसपास टाइगर हुआ करते थे। ठीक है, और 1973 तक आते आते क्या है आप देखोगे यहां पर लगभग 1,500 से 2,000 के आसपास टाइगर बचे। तो हुआ क्या इनका, बाघ का क्या हुआ, लोगों ने शिकार कर लिया, अवैध शिकार।
तो अब टाइगर की या बाघ की प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। अब उनको संरक्षित करने के लिए सरकार ने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। कैलाश सांखला नामक एक व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में क्या है, उनको बच्चों क्या है, वहां 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। इसीलिए कैलाश सांखला को टाइगर मैन भी कहा जाता है, ठीक है, टाइगर मैन कहा जाता है। तो 1973 प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, इसीलिए इसी तरीके से प्रोजेक्ट हाथी चलाया गया, इसी तरीके से प्रोजेक्ट घड़ियाल चलाया गया, इसीलिए इसी तरीके से प्रोजेक्ट मगरमच्छ चलाया गया। तो अलग अलग प्रजाति जो खतरे में, उनको बचाने के लिए क्या है, एक अलग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट चलाए गए, ठीक है, ताकि उन प्रजातियों को संरक्षित या उनको बचाया जा सके, ठीक है। तो ये वाले प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनो हो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है बच्चों, ये एक पक्षी है, ठीक है, जो आपको राजस्थान के इलाके में मिलेगा, ठीक है, थार डेजर्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। और कई अन्य पारिस्थितिकी विकास परियोजनाएं शुरू की गई, ठीक है, ये समझ में आ गया। प्रोजेक्ट चलाए गए जीवों के प्राकृतिक आवास की देखभाल के लिए बच्चों, ठीक है, उनके लिए अलग से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। आज लगभग वर्तमान में 103 राष्ट्रीय उद्यान है, 55 वन्य जीव अभ्यारण्य और कई प्राणी उद्यान स्थापित किए गए बच्चों। राष्ट्रीय उद्यान बच्चों वो क्षेत्र होते हैं जहां पर बच्चों क्या है, जहां पर जीव जंतुओं को रखा जाता है, जहां पर वनों को संरक्षित किया जाता है और जहां पर आप जाकर घूम सकते हो, लेकिन आप उनके उस क्षेत्र में नहीं जा सकते जहां पर जीव जंतु को ज्यादा खतरा है या जहां से आप कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हो, संघर्ष कर सकते हो। तो वहां पर राष्ट्रीय उद्यान, जैसे आपने पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, आपने दुधवा नेशनल पार्क पढ़ा, आपने नाम सुना होगा, राजाजी नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, ये राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ठीक है। तो इन राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया गया है, बहुत सारे जीव जंतु को संरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए क्या बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये बात आपको याद रखना है। और ये मैंने डाटा नया बताया है आपको, ठीक है, ये नया डाटा मैंने आपको बताया सारा का सारा, ठीक है, अपडेट करके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाए बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। ओ तो चैप्टर होता है एंड बच्चों। उम्मीद है कि आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, और आपको चीजें जो मैं जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि चैप्टर मजेदार है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी और उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और ठीक है। दूसरी बात बच्चों, अब जो भी आप लोग तो 9th में हो, हालांकि आप लोगों को तो इतना प्रेशर है नहीं, ठीक है, लेकिन 10th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रेशर आने वाला है। चलो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास को, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और हाँ बच्चों, जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है, जो नया बच्चा है अभी तक, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी क्लास, और ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी वीडियो को क्या है शेयर करें, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।